पूरा एक रेक्टेंगुलर बीम है जो 150 into 240 mm की डीप है, is simply supported at the end on a span of a 4 meter and carries a uniformly span which is the point load at the center. It should carry so that the maximum deflection is doubled. क्लियर हो गया? तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। बेसिकली क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बीम है आपके पास, ये होगी एक रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी दे रखी है हमारे को, डेप्थ इज गिवन एज, ये जो डेप्थ है कितनी दे रखी है हमारे को, डेप्थ दैट हैज बीन, ये होगी हमारी न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर हो गया? तो अब इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ इज गिवन टू एस, डेप्थ is equals to 240 mm। क्लियर हो गया? और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ इज गिवन टू अस दैट इज 150 mm, राइट। साथ में क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर बीम के साथ साथ तो क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ यहाँ से। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर 4 किलो न्यूटन पर मीटर का क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, ठीक है। और जो स्पैन है, स्पैन की लेंथ दे रखी है, यस 4 मीटर स्पैन की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारा एक सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह का स्पैन हो गया। और इस स्पैन के ऊपर क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है, रोलर है, ठीक है, दो सपोर्ट आपको गिवन है यहाँ पे। समझ में आपको इतना? इसकी डेप्थ कितनी है हमारे को गिवन, दैट इज 240 mm गिवन है। क्लियर हो गया? स्पैन की लेंथ कितनी है हमारे को दे रखी, दैट इज 4 मीटर दे रखी है। और एक यूडीएल लग रहा है, पॉइंट लोड है ना, कहां पे लग रहा है, सेंटर में लग रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा सॉरी, एक यूडीएल लग रहा है। यूडीएल क्या है, यहां से लेकर यहां तक का एक यूडीएल लग रहा है, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक यूडीएल लग रहा है। और ये यूडीएल कितना है इसका, दैट इज द 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। समझ में आपको ये पॉइंट? ठीक है। तीसरा क्या बोला इसमें कि एक जो हमारे पास पॉइंट लोड लग रहा है, अब इस पॉइंट लोड को आपको कैलकुलेट करना है ना। क्या लिखा है कि पॉइंट लोड एट अ सेंटर इट शुड कैरी सो दैट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज डबल, ताकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो डबल हो जाए। तो इतना समझ में आया आपको पहले। तो पी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग, फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, जब अंडर द यूडीएल होता है, तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन का, दैट इज द डेल्टा, ठीक है। अभी मैं डेल्टा 1 से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 5W L का 4 डिवाइडेड बाय 384 इनटू EI, ठीक है। फ्लेक्शन रेजिडिटी यहां पे आ गया। ये किसके लिए होता है, फॉर द डिफ्लेक्शन फॉर द अंडर यूडीएल के लिए। और किसके लिए होता है, सेंटर पॉइंट के लिए। सेंटर पॉइंट लोड के लिए क्या होगा हमारे पास, लोड LOAD, ठीक है। लोड के लिए क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, उसको मैं डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज इक्वल्स टू PL क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI, ठीक है। अब ये पहले से ड्राइव किए हुए, तो आपको ये वाली वैल्यूज जो है पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आप पता लगा लो किस तरह से होता है, अदरवाइज मैं अपने लेक्चर्स में भी इसको बताता हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास BD क्यूब अपॉन 12 था, तो BD मैंने B की वैल्यू कितनी बताई थी, 150 इंटू 240 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगी वैल्यू, इट विल बी इक्वल्स टू 1728 इंटू कितने जीरो है यहाँ पे, 8 1 2 3 4 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 mm 4। क्लियर हो गया? इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई I की। अब क्या करो, अब हमारे को फाइंड आउट करना है जो भी हमारे को कंडीशन क्वेश्चन में दे रखे, क्या बोला है कि डबल करना है डिफ्लेक्शन को। तो डबल करना है डिफ्लेक्शन को, तो हमारे को वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज, हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है उसको हमें डबल करना है, डिफ्लेक्शन 2। तो डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 क्या हो गया हमारे पास वैल्यू, PL क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI है, वो किसके बराबर है, 2 इंटू किसके बराबर है, 2 इंटू डेल्टा 2। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है, 5WL का 4 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी है, 384 EI, ठीक है। अब जो भी कट रहा है इससे उसको काट देते हैं और जो भी हमारे को बच गया टर्म उनको देखते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है हमारा, यहाँ से कट रहा है EI से EI कट गया, ठीक है, EI से EI कट गया, L क्यूब से L4 कट गया, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे लिख देते हैं। तो P विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10WL इंटू 48 डिवाइडेड बाय कितना, 384, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसको और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5WL बाय 4, ठीक है। 5WL बाय 4, ये हमारे पास क्या आएगी ओवरऑल वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे कि W है, W कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर। MM में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन पर MM हो जाएगा, है ना। और L कितना है, 4 मीटर दे रखा है, 4 मीटर को भी हमें किसमें वो करना है, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 MM में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी दोनों किसमें हो गए, MM में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, फिर आंसर देखते हैं कि P विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा, दैट इज 4 से 4 कट गया और 20, तो 20 कितना हो जाएगा, दैट इज द 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन विल बी द आंसर। तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, P की वैल्यू यानी जो सेंटर जो हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, सेंटर में जो हमारा पॉइंट लोड लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलो न्यूटन। कब, जब हमने डिफ्लेक्शन को डबल किया है, जब हमने डिफ्लेक्शन को डबल किया। और यही कंडीशन क्या बोली थी, हमको क्वेश्चन में भी बोली थी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसके ये हमारे को दे रखी वैल्यू सिंपली सपोर्टेड एट द बीम, और स्पैम की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर है, 4 किलोमीटर। कंडीशन क्या दी थी, व्हाट इज द पॉइंट लोड एट सेंटर इट शुड कैरी सो दैट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज डबल। तो ये बोला कि सेंटर में कितनी आएगी जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डबल हो गया। तो डिफ्लेक्शन जो पहले आया था इज इक्वल्स टू डबल द डिफ्लेक्शन ऑफ द टू। समझ में आया किस तरह से आया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन।
अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे फ्यूचर से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर में कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बोलूँ डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, जो भी हमारी डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन जो है मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड उससे पढ़ना है, ठीक है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन सा है, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक क्या हो गया हमारा, द कंपैरिजन ऑफ लोड केसेस। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी यूडीएल है, साथ में पॉइंट लोड है, और साथ में जो भी हमारा वेरिंग लोड है, वेरिंग लोड, इससे भी क्या आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल टॉपिक है जो हमारा ईआई है। ईआई मींस टू से जो भी हमारी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, फ्लेक्चर रिजिडिटी, इससे क्या पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिफनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिफनेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टिफनेस इज इंपॉर्टेंट। और क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिफनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पक्का पढ़ना है आपको। एमओआई से क्या बोल सकता है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बोल सकता है जो भी हमारा रोल है बीम का, रोल इन बीम बेंडिंग, ठीक है, और डिफ्लेक्शन में, ठीक है, जो भी हमारा बीम का रोल है किसमें, बेंडिंग और डिफ्लेक्शन में, ये हमारे से पूछ सकता है। फिफ्थ वॉल क्या हो सकता है हमारा, जो भी हमारा मैक्सिमम वर्सेस द सेंट्रल डिफ्लेक्शन है, इसके बारे में आपसे, हाँ, इस टॉपिक में क्या पूछ सकता है वो, इस टॉपिक में पूछ सकता है जो भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स है वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है, एंड जो भी हमारी लोडिंग है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। समझ में आया। सिक्स वन क्या पूछ सकता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इससे क्या पूछेगा, जो भी हमारी क्या है, कंबाइन मल्टीपल लोडिंग है, कंबाइन मल्टीपल लोडिंग है, उससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल लोडिंग, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। सातवां क्या पूछ सकते हैं आपसे, जितने भी हमारे स्ट्रेन एनर्जी है या फिर क्या बोल सकते हैं एनर्जी मेथड है, जितने भी हमारे क्या है एनर्जी मेथड है, जस्ट लाइक स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, यू लिख देता हूं मैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि उनकी जितनी भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन सॉरी उनकी जितनी भी मतलब डेरिवेशंस है वो आपको पढ़नी है, डेरिवेशंस होगी उनकी, है ना, किससे, फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आपको ये वाले पॉइंट्स कि कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, सबसे टॉप से देखो, हमारे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से, डबल इंटीग्रेशन मेथड, कंपैरिजन से, लोड के जितने भी लोड के केसेस होते हैं, वेरिंग लोड हो गया, ठीक है, ये फ्लेक्चर रिजिडिटी क्या हो गया, कॉन्सेप्ट जिसके स्टिफनेस से रिलेटेड है। एमओआई क्या हो गया, जो भी हमारी बीम की रोल है बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन में, मैक्सिमम वर्सेस जो हमारे सेंट्रल डिफ्लेक्शन है वो भी हमको पढ़ने हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या पूछ सकता है, जो भी हमारे मल्टीपल लोडिंग होती है उन सबके जितने भी कॉम्बिनेशन उन सबके आपको अच्छे से लगाने हैं। और स्ट्रेन एनर्जी जैसे जैसे हमारे एनर्जी मेथड है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशली किसमें, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लिख देता है, एनर्जी कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने पढ़ने तो ठीक है, नहीं पढ़ने तो फिर आप अपनी मर्जी आपकी, पर पढ़ने जो है वो ये क्या करने, डेरिवेशन के साथ पढ़ने, क्योंकि एनर्जी मेथड की जितनी भी डेरिवेशन है ना वो सब आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं पहले बता देता हूं क्या बोलने जा रहा है हमको, कि व्हेन अ केबल इज पास्ड ओवर अ पुली ऑन द पायर एंड इट इज स्टेड एट अ बैक, द पायर विल बी क्या है, द पायर विल बी सब्जेक्टेड टू अ नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हिच इज गिवन बाय, जहां पे h हॉरिजॉन्टल टेंशन है और एंगल मेड बाय कैम्बर और दस बीटा इज इक्वल टू वर्टिकल, ठीक है। तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं फिर आपको मैं बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया इसका डायग्राम, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो क्या बोल रहा है, व्हेन अ केबल इज पास्ड ओवर अ पुली, यहाँ पे दिख रही है पुली है ना, पास्ड ओवर अ पुली एंड द पायर एंड इज स्टेड एट द बैक, यानी ये जो पिछली साइड है वो भी पहले ही रह चुका है। द पायर विल बी, मतलब ऐसा है कि देखो यहाँ से पुली जा रही है, इसके ऐसे करके जा रही है, ठीक है, एक ब्रिज में होती है जैसे वैसे बोल रही है। द पायर विल बी सब्जेक्टेड टू नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हिच इज गिवन बाय, अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, एक नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है हमारी पायर पे लगेगा, वही हमें कैलकुलेट करना है, जहां पे h क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंशन है इन द केबल, दिस अल्फा इज द एंगल मेड बाय द केबल विद द वर्टिकल, जो अल्फा है वो फ्रंट के साथ बनाया ना विद द केबल, वर्टिकल अल्फा इज द एंगल मेड बाय द केबल विद द वर्टिकल, ठीक है, और ये जो बीटा है ये बैक स्टे पे बनाया हुआ है, तो बीटा किसका हो गया, हमारा बैक स्टे का हो गया, और फ्रंट के लिए कितना है, अल्फा है। तो अगर जी वर्टिकल के साथ अल्फा बना रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू टी, देखो दोनों से क्या है, टी जो है वो कांस्टेंट है, थ्रू आउट टी क्या है, कांस्टेंट है, एक ही बार जा रही है, यहाँ पे भी लिखा है एक ही बार जा रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन अल्फा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन बीटा। क्लियर हो गया, टी साइन बीटा टी साइन अल्फा। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमारी पायर पे लग रहा होगा, अगर जो मुझे वो फाइंड आउट करना है, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, किसके बराबर होगा, दोनों टी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मान लो इसको अगर मैं पॉजिटिव मान लूं और इस ये लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान लूं, दूसरी साइड को क्या मान लूं नेगेटिव मान लूं, तो इन दोनों को हम साथ कैसे लिखेंगे, नेट, तो हम क्या करेंगे, टी साइन अल्फा माइनस टी साइन बीटा, इस तरह से लिखूंगा, टी कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो मैं टी कॉमन ले लेता हूं, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब टी के बारे में क्या शो किया हुआ है यहाँ पे, कि h इज द हॉरिजॉन्टल टेंशन, h क्या है, वो हॉरिजॉन्टल टेंशन है इन द केबल, तो h जो है दैट इज इक्वल टू, किस तरह से डिफाइन किया कि h इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल टेंशन, तो हॉरिजॉन्टल टेंशन क्या हो गया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल टेंशन, और एक्सप्लिसिटली मतलब ज्यादातर टाइम ना हम इसको क्या करते हैं, फ्रंट वाले केबल से लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी साइन अल्फा। क्लियर हो गया, क्या बोला इसमें कि h जो है वो है हॉरिजॉन्टल टेंशन इन द केबल, हॉरिजॉन्टल टेंशन कौन सा है हमारे पास, ये वाला टेंशन का वो भाग जो हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या मैं h को क्या मैं t को h के टर्म्स में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो t विल बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ठीक है, समझ में आया। अब इसको यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा h, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन बीटा, और 1 बाय साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक अल्फा लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोसेक अल्फा, ठीक है। अब ये देखने लगा किसकी तरह, आंसर की तरह देखने लगा, 1 माइनस
साइन गलत हो गया, 1 माइनस साइन बीटा कोसेक अल्फा बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको ये पूरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा था, तो बस ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से हमने निकाला, क्लियर हुआ, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को यहां तक कभी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को कहां तक पढ़ना, पूरा यहां तक पढ़ना। अब इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आपने टी कॉमन लिया, ठीक है, टी आपने कांस्टेंट लिया थ्रू आउट द पुली, और ये चीज जो है ये प्रैक्टिस में हमेशा ले जाती है, जो टी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द, अगर जो एक ही टेंशन है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी बहुत सारे होंगे, लोगों ने और भी बहुत सारी इसकी वेरिएशन निकाले होंगे जो कि क्या है, गलत होंगे। इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। समझ में आया, तो क्या क्या है कि इन इलास्टिक थ्योरी ऑफ अ डिजाइन स्ट्रेसेस इन द स्ट्रक्चर अंडर वर्किंग लोड आर लेस देन द अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस। ट्रू है ये, ठीक है, इट इज ट्रू। ऐसा क्यों, जो भी हमारी इलास्टिक थ्योरी ऑफ डिजाइन होती है ना, बेसिकली ये क्या कहती है, ये बोलती है जो भी हमारा स्ट्रेस है, यानी ऐसे बोल सकते हैं जो भी हमारा स्ट्रेस है वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, और बराबर भी रहेगा किसके, वर्किंग स्ट्रेस के, वर्किंग स्ट्रेस के, वर्किंग किसके, वर्किंग स्ट्रेस के, ठीक है। और ये होना भी चाहिए, है ना, ये होना भी चाहिए, और यही चीज यहां पे बता रहे। और क्या है साथ में, जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना, जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, अगर जी ये लगाया जाता है तो जो रियल स्ट्रेस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस से हमेशा कम रहेगा जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लगाते हैं। तो ये भी क्या बिल्कुल सही है। इन इलास्टिक थ्योरी स्ट्रेस इन द स्ट्रक्चर अंडर द वर्किंग लोड आर लेस देन द अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, दोनों केस क्या है, सही है। एक तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने पर भी, ठीक है, अगर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लगाएंगे ना, तो जो हमारा रियल स्ट्रेस होगा ना, रियल स्ट्रेस हमेशा कम ही रहेगा किससे, वर्किंग स्ट्रेस से। तो ये करेक्ट होगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी क्या है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी विल बी बेस्ट सुटेड फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस एट द टाइम ऑफ अ फेलियर। फॉल्स, गलत है ये, क्यों, क्योंकि जो भी हमारी थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी है ना, वो काम करती है ओनली किस पे, जब हम बात करेंगे मटेरियल के बिहेवियर के बारे में, मटेरियल बिहेव्स लाइक एन इलास्टिकली, मतलब वो हमेशा ऑबे करेगी हुक्स लॉ को। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी है वो बेसिकली क्या है, वो काम ही किस पे करती है, ओनली जब मटेरियल बिहेव करेगा इलास्टिकली और वो ऑबे करेगा हुक्स लॉ को, तभी वो करेगी, ठीक है। और एट द फेलियर क्या होगा, जो मटेरियल है वो एंटर कर जाता है हमारा प्लास्टिक स्टेज पे, किस में कर जाता है वो, प्लास्टिक स्टेज में, मतलब प्लास्टिक स्टेज में ईल्ड हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, तब इलास्टिक थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये गलत हो रहा है, विद द बेस्ट सुटेबल फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस एट द टाइम ऑफ फेलियर, गलत, ये चीज बिल्कुल गलत है। एट द टाइम ऑफ अ फेलियर पे हमारी इलास्टिक थ्योरी काम ही नहीं करेगी, वहां पे जो हमारा जो मटेरियल है वो बेसिकली, जो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, जो भी हमारा मटेरियल है जब तक वो इलास्टिकली बिहेव कर रहा है और वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, वो चीज करती है। इसमें बोला एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर क्या होगा, प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा, इलास्टिक थोड़ा रहेगा, प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा, वहां पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जो स्टोरी है बेसिकली, ये जो हमारी स्टेज है प्लास्टिक स्टेज, इसमें थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी काम ही नहीं करेगी। तब कौन सी करेगी, हम जब प्लास्टिक थ्योरी की बात करते हैं या फिर लिमिट स्टेट थ्योरी की बात करती है, वो काम में आती है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड क्या हमारे पास लिखा हुआ, जो हमारा इलास्टिक मेथड है डज नॉट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म ओवरलोड कैपेसिटी फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बोला इसने, क्यों, जो भी हमारी इलास्टिक डिजाइन मेथड होता है ना, वो स्ट्रेस लिमिट तक ही डिजाइन करता है, तो ये बिल्कुल सही बात की है। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको अलाउ नहीं करता, जहां तक लोड है, मतलब जहां लोड ज्यादा होता है वहां ही क्या होता है, फेलियर पहले होगा। तो ये चीज बिल्कुल सही है, और ये क्या नॉन यूनिफॉर्म कैपेसिटी होती है, तो बिल्कुल सही बोला कि इलास्टिक मेथड डज नॉट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्मली ओवरलोड कैपेसिटी फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, बिल्कुल राइट आंसर। सेकंड ऑफ ऑल क्या लास्ट क्या है, जो अल्टीमेट लोड डिजाइन है मेथड है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है देन द इलास्टिक डिजाइन मेथड, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं अल्टीमेट लोड डिजाइनिंग, तो अल्टीमेट लोड डिजाइनिंग जो है वो ज्यादा लोड उठाने के लिए अलाउ करती है, जो कि बहुत क्लोज होता है किसके, फेलियर के। तो ये मतलब जब हम लोड लगाते हैं तो ये फेलियर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये ज्यादा क्या होगी, अल्टीमेट लोड डिजाइनिंग मेथड जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। इलास्टिक डिजाइन मेथड क्यों होगा, क्योंकि इलास्टिक डिजाइन मेथड हमारा आगे जाने नहीं देता, मतलब वो प्लास्टिक स्टेज तक तो जाने नहीं देगा, उसकी मैक्सिमम अलाउड तक वो जाने नहीं देता, दैट इज वाई इकोनॉमिकल नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो हमारा सबसे सही आंसर अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड इकोनॉमिकल है, बिल्कुल सही बात बोली। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मैंने बता दिया क्यों है गलत। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी है वो बेस्ट सुटेड फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस एट द टाइम ऑफ फेलियर, गलत, ठीक है, सिर्फ प्लास्टिक स्टेज के लिए होती है और हुक्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टील की चिमनी है 3 मीटर डाया, तो यहाँ पे क्या दे दिया, जो डाया है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, देखा इज सिचुएटेड इन द रीजन वेयर द इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म विंड प्रेशर इज, विंड प्रेशर की मतलब विंड की कितनी दे दी है, विंड का प्रेशर कितना दे दिया, विंड प्रेशर इज इक्वल टू 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। सेकंड क्या है हमारे को दे रखा, इफ द शेप फैक्टर इज 0.7, अगर शेप फैक्टर हमें दे रखा है 0.7 and the intensity of a wind pressure is uniform, the shear due to the wind load at the level of 15 मीटर below, है ना, शेप फैक्टर दे दिया है। और यहां से पूछा है कि बिलो द टॉप ऑफ द चिमनी, ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जो चिमनी का टॉप है ना, चिमनी का जो भी हमारा टॉप है, टॉप से 15 मीटर नीचे, जो भी हमारा पॉइंट है वहां पे कितना हमारा शेयर फोर्स होगा, शेयर फोर्स लगेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मुला क्या है। फॉर्मुला क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है भाई, है ना, ऑब्जेक्टिव में तो फॉर्मुला ही पता होना चाहिए। तो जिसको फॉर्मुला नहीं पता वो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमारे को डाया दे दिया है, ये सब दे दिया, और क्या पूछा है कि 15 मीटर नीचे
15 मीटर नीचे कितना शेयर फोर्स लगेगा वो फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? इतना सा पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब हमारे को क्या निकालना है? सबसे पहले शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स ड्यू टू विंड लोड, ड्यू टू विंड की लोड। तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला क्या रहता है जनरली? फॉर्मूला इज इक्वल टू कि जो शेयर फोर्स है, जो हमारा शेयर फोर्स वो किसके बराबर रहता है? विंड प्रेशर के मल्टीप्लाई बाय डायमीटर के मल्टीप्लाई बाय हाइट के मल्टीप्लाई बाय सीएफ के। क्लियर हो गया? इसके सीएफ क्या हो गया? शेप फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा विंड प्रेशर हो गया। डाया कितना है? तो यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दो, आंसर निकल जाएगा। डेंसिटी कितनी है हमारे पास? सॉरी, प्रेशर कितना है? दैट इज द 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, कितनी हाइट पे निकालना है? 15। शेप फैक्टर कितना दे दिया? 0.7। अब डायरेक्टली आंसर निकाल लो, क्या आ जाएगा इसका आंसर? कैलकुलेट करो। 1200 इंटू 3 15, 1200 इंटू 3 इंटू 15 0.7, 37.8। क्या आ जाएगा? 37.8 आ जाएगा। ठीक है, किलो न्यूटन। ये राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं। अच्छा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ में हमारे से क्या पूछेंगे? हमसे बोलेंगे कि जो हमारा फ्यूचर में क्या पूछ सकते हैं हमारे से? हमसे पूछ सकते हैं जो भी हमारा क्या है, फर्स्ट तो हमारा क्या है, सबसे पहले तो जो विंड की लोड है, विंड लोड के जितने भी हमारे क्या है कैलकुलेशन है, वो सब आपको पता होना चाहिए। किसके बेसिस पे? एज पर IS कोड 875 के बेसिस पे। दूसरा क्या पूछ सकता है कि जो शेप फैक्टर है वो बेसिकली क्या होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, शेप फैक्टर के बारे में। तीसरा क्या पूछ सकते हैं? चिमनी का डिजाइन आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें मूवमेंट हो गया, चाहे आपका भी पूछा है जैसे, तो शेयर है, तो शेयर का जो भी हमारी एनालिसिस होती है वो सारी आपको पढ़नी है। क्लियर हो गया? फोर्थ वन क्या हो गया? जो भी हमारी डायनेमिक विंड्स होती है, ठीक है, और जो स्टैटिक हो गई, स्टैटिक विंड फोर्स होगी, तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ने जरूरी है। दूसरा क्या बोल सकता है कि जो ये लिख सकता है कि डिफरेंस इन द विंड एक्शन ट्रैप्ड, ठीक है, टेपर्ड, सॉरी। तो इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे जो पूछे ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37.8 किलो न्यूटन। यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा इसका। 37.8 किलो न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना सा कि कौन से आ रहा है, कहां से आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूरा पढ़ो इसको, इसका राइट आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विद रिगार्ड्स टू द बीम इन अ स्ट्रक्चर व्हाट आर जॉइस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जॉइस्ट क्या है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहां पे यहाँ पे होता है हमारा क्या? फ्लोर जॉइस्ट, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया हमारा? सीलिंग का जॉइस्ट। क्लियर हो गया इतनी चीज? बाकी ये साथ में क्या है हमारी? ये एक्सटर्नल फ्रेमिंग है, लेकिन आपको पता लगे कि सीलिंग का जॉइस्ट कौन सा है और फ्लोर का जॉइस्ट कौन सा है। ठीक है, सीलिंग CEI, ठीक है, CEI LING। तो सीलिंग की जॉइस्ट और हमारी फ्लोर की जॉइस्ट आपको दिखी है, तो इसी तरह से होती है। ठीक है, इसका बेसिक क्या है हमारे जॉइस्ट का, कि सबसे पहली बात तो ये जो हमारी जॉइस्ट होती है वो होती क्या है? ये जो हमारी जॉइस्ट है, आपने देखा यहाँ पे सीलिंग जॉइस्ट है और आपने फ्लोर जॉइस्ट देखी। क्लियर हो गया? अब आपको पता नहीं ये होती क्या? ये एक तरह की छोटी छोटी सी क्या होती है? क्रॉस सेक्शन की बीम्स होती है, जो या तो हम फ्लोर पे लगाते हैं या तो फिर हम किसमें लगाते हैं? रूफ पे लगाते हैं। जो हेल्प क्या करती है? सपोर्ट करती है हमारी रूफ को। क्लियर हो गया? आपने देखा होगा इस तरह से कहीं पे भी, जैसे आपने गांव के घरों पे देखा होगा, तो वहां पे भी इस तरह से आपको छोटी छोटी बीम्स जो है वो देखने को मिलती है। इनका काम क्या है? ये बेसिकली जो हमारा फ्लोर है या फिर हमारी क्या है जो भी रूफ है, इसको सपोर्ट करने का काम करती है। तो काम क्या है इसका? सपोर्टिंग द रूफ। ठीक है, या फिर क्या? फ्लोर। बेसिकली क्या करना चाह रहा है ये? हमारा जो भी लोड कैरिंग, हमारा एक तरह का मेंबर होता है जो कि क्या कैरी करता है? लोड कैरी करता है। इट इज कैरिंग अ लोड। क्लियर हो गया इतना? और जितना भी हमारा फ्लोर है, जितना भी जो भी हमारी फ्लोर जॉइस्ट है, अब इस फ्लोर का जितना भी वेट होगा, चाहे वो पीपल का हो, चाहे वो हमारे किसी फर्नीचर का हो, उन सबको जो मेन बीम है ना, यानी ग्रेडर्स तक हमारे भेजने की काम करती है। कौन करती है? हमारी फ्लोर जॉइस्ट करती है। और सीलिंग जॉइस्ट क्या काम करती है? जो भी हमारा सपोर्ट देने का काम करती है हमारे सीलिंग को। समझ में आया इतना? तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमको इससे पढ़ना है। अब ये क्या बोला? यूजुअली इंडिकेट्स अ मेजर बीम्स फ्रीक्वेंटली एट अ वाइड स्पेसिंग दैट सपोर्ट द स्मॉल बीम्स। बेसिकली ये क्या है हमारे पास? एक तरह की मेजर बीम है एट अ वाइड स्पेसिंग। ये क्या है? ग्रेडर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ग्रेडर्स की बात तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम किसी जॉइस्ट की बात करें, तो ये ग्रेडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा ऑप्शन में से? रूफ बीम्स यूजुअली सपोर्टेड बाय द ट्रसेस। जो है हमारा रूफ बीम्स सपोर्टेड बाय ट्रसेस, ये ना बात किसी कर रहा है हमारी? ये हमारी बात कर रहा है पर्लिन्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारी क्या है? रूफ बीम्स है सपोर्टेड बाय द ट्रसेस, ये क्या हो गया? पर्लिन्स की बात की जा रही है, जो हमारा डी ऑप्शन है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? रूफ बीम सपोर्टेड बाय द पर्लिन्स, ये गलत है, क्योंकि जो पर्लिन्स है वो खुद ही किसी सपोर्ट पे रहता है, इसी बीम को सपोर्ट नहीं करता है ये। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर विल बी क्लोजली बीम। क्या लिखा है? क्लोजली स्पेस्ड बीम सपोर्टेड द फ्लोर एंड द रूफ। ये जो क्लोजली बीम्स होती है इसकी होती है 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक जॉइस्ट लगाई जाती है। क्लियर हो गया है ना? तो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपसे कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। फ्यूचर में ये पूछेंगे कि देखो आपको सबसे पहले ये स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, जॉइस्ट क्या होता है, ग्रेडर्स क्या होते हैं, जितने भी इनके कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सबको मैं बता देता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर ड्यू टू द नेट सेक्शन रप्चर फॉर अ प्लेट एंड थ्रेडेड रॉड्स इज कितना है? वो किसके बराबर है? एज पर द हमारे जो IS कोड है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, ये है। ठीक है, क्यों है करेक्ट आंसर? देखो, जो भी हमारा क्या है, एज पर IS कोड 800 2007, इसका कौन सा क्लॉज है? क्लॉज नंबर 6.3.2। अब ये क्या बोलता है? जो भी हमारा नेट सेक्शन रप्चर होगा ना, नेट सेक्शन रप्चर जो होगा हमारा बेसिकली
RUPUTER, ठीक है, सॉरी PTURE, जो हमारा नेट सेक्शन रप्चर होगा वो किसके बराबर होगा, नेट सेक्शन RUPTURE, नेक्स्ट रप्चर जो हमारी स्ट्रेंथ रहती है बेसिकली, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू TDN इज इक्वल टू 0.9 ANFN डिवाइडेड बाय गामा M1। क्या बोलना चाह रहा है ये, जो हमारा TDN है ना, ये बेसिकली क्या है, जो भी हमारी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है ड्यू टू द रप्चर ऑफ अ नेट सेक्शन, वो ही हमको रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे अगर मैं इन सब पॉइंट्स को मैं आपको बताऊं, इन सबको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको नोटेशन नहीं पता है, ऐसे नोटेशन नीचे भी लिखी हुई है इन्होंने, पर यहाँ पे मैं नोटेशन आपको अच्छे से बता देता हूँ कि TDN क्या है यहाँ पे, कि इट इज अ डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू द रप्चर ऑफ नेट सेक्शन। ये क्या हो गया हमारा, TDN हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। AN क्या है यहाँ पे, AN इज बीइंग गिवन टू अस, दैट इज द नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर हो गया। कब, जब हमारा होल हो चुका है, आफ्टर बोल्ट होल्स, ठीक है। FN क्या है यहाँ पे, इट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, किसमें दिया जाता है, MPa पे दिया जाता है, मेगापास्कल में दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, इट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेस, जनरली कितनी ली जाती है, 1.25 ली जाती है। तो ये हो गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेस, हमारा ये क्या हो गया, FN इज इक्वल टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द हमारा मटेरियल, क्लियर हो गया। हमारे पास AN क्या है, इट इज द नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया आफ्टर जब हमारा बोल्ट हो चुका है, क्लियर हो गया। TDN क्या है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू द रप्चर ऑफ द नेट सेक्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। AN हमारे को वैल्यू दे रखी है, FN की वैल्यू हमारे को दे रखी है, ये हमारे को दे रखी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली B हो जाएगा। पता लगा आपको किस तरह से आएगी, इसमें बाकी सब तो क्या है, रॉन्ग ही है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेक्स इज नेसेसरी इन द डिजाइन ऑफ यूनिएक्सियल बेंडिंग। क्या बोलना चाह रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट ही जब बेंडिंग हो रही होगी उस टाइम पे जो आपको चेक्स लगाने पड़ते हैं, तो कौन कौन से चेक्स लगाने पड़ते हैं आपको ना, दोनों स्ट्रेसेस के लिए चेक लगाने पड़ते हैं। कौन कौन से, पहला तो हमारा क्या है, एक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है, और दूसरा क्या है, फॉर द बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए। तो ये दो चेक जो है आपको लगाने क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनकी नोटेशन किस तरह से, सिग्मा इज इक्वल टू 80 और सिग्मा इज इक्वल टू BT, 80 फॉर द एक्सियल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस के लिए सिग्मा BT, क्लियर हो गया। अच्छा, जो हमारा IS कोड है ना, IS कोड 800 2007, उसके तहत जो हमारा यूनिएक्सियल बेंडिंग के लिए चेक लगाने पड़ते हैं ना, वो कौन से चेक होते हैं, एक तो ये वाला चेक जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे को जो क्लॉज नंबर है ना, क्लॉज नंबर सॉरी जो हमारा IS कोड 800 है, वहीं पे हमारे को डायरेक्टली ये चीज बताई गई है कि हमारे को क्या करना है। सबसे पहले दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या है, ये सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस के लिए, दूसरा क्या बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, कहां दिया हुआ है, IS कोड 800 2007, क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो है हमारे पास 0.6, हाँ ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, इस तरह से पूछा जाएगा। अब फ्यूचर में कैसे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, आपसे पूछेंगे कि भाई 0.6 की क्या वैल्यू है, 0.6 FY की क्या वैल्यू है, 0.36 FY जो है वो किस तरह से आएगा, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है। तो इन सबसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है रिलेटेड टू द सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो आपको दिख रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, टेबल नंबर 11 हो गया। ऐसे जो है जो भी हमारी लिमिट्स होती है, या फिर जैसे मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात कर दी, या फिर कोई और चीजों की बात कर दी, तो वो सब जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो फ्यूचर में भी आपको ये पढ़ने, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, जैसे कि मैं वैल्यू बताऊं 0.65 FY है, तो ये क्या है बेसिकली, ये जो यहाँ पे वैल्यू देखिए ना 0.65, ये क्या है, ये जो हमारी एक्सियल टेंशन होती है या फिर जो कंप्रेशन होती है, उसके लिए जो अलाउड लिमिट होती है ना, वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बाद जो अलाउड लिमिट होती है वो 0.6 FY होती है, क्लियर हो गया। और 0.66 FY क्यों यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग के लिए जो हमारी अलाउड लिमिट होती है, ठीक है। तो ये कंबाइन जो एक्शन होता है, इस एक्शन के लिए जो इंटरेक्शन फॉर्मूला वो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रखा है। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, IS कोड को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको ये जो हमारी लिमिट्स वगैरह होते हैं, मैक्सिमम लिमिट्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी एज पर IS कोड 800 200 द recommended value for the effective length for the compression member of a constant dimension effectively held in the position at both end but not restrained against the rotation। जो भी हमारा IS कोड है ना, उसमें ये सब कुछ दे रखा है, जैसे इसकी वैल्यू ये होगी, क्यों, क्योंकि हमको IS कोड में डायरेक्टली वैल्यू दे दी है। तो जब हमको बोला जाता है, देखो इसमें दो चीजें होती है इंपॉर्टेंट, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होता है जो भी इसकी एंड कंडीशन है उससे रिलेटेड होता है, और दूसरा क्या है, जो भी हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, जो भी एक्चुअल लेंथ हो गया मल्टीप्लाई विद द क्वेश्चन, क्लियर हो गया। तो ये इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, और ये इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्या है, द मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो दिस फॉर अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस और अ ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको क्या ढूंढना है, मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो ढूंढनी है, ठीक है जी, हमको ढूंढनी है। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे लिखा क्या है, रिवर्सिबल ऑफ अ स्ट्रेस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ अ विंड और अर्थ, क्या है, अर्थ फोर्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको देखने, क्यों, क्योंकि देखो IS कोड जो है ना हमारा, यहाँ पे मैं इसको इधर करता हूं ताकि आपको मैं साफ से लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया, जैसे हमारा IS कोड की बात करते हैं ना, तो ये कौन सा इसका राइट इसका नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो हमारे को मेंबर के टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं, मेंबर के टाइप कैसे हो गए, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, ठीक है। अभी जो टेंशन मेंबर है, अगर ये नॉर्मल केस की बात करेंगे तो इस टाइम पे जो मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो होगी ना, मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो होगी बेसिकली, ये क्या होगी वैल्यू, दैट इज 400, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, जो भी हमारा टेंशन मेंबर होता है और जब उसमें रिवर्सिबल ऑफ हमारी क्या लगती है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल। तो इस केस में जो हमारी रिवर्सिबल में मींस उसे जो भी हमारी विंड की वजह से आ रहा है या फिर अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है,
सिस्मिक लिख सकते हैं। तो इस टाइम पे मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू 180। क्लियर हो गया। सिर्फ दो ही आपको याद रखने होते हैं, एक तो कंप्रेशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर क्या हो गया इसका भी 180 हो गया। फोर्थ वन क्या हो गया हमारे पास, मेंबर कैरिंग द डेड लोड, क्या है ये, कैरिंग द डेड लोड। साथ में क्या आता है, विंड आता है। सिर्फ इसका याद रखना होता है आपको, ठीक है, क्या होती है वैल्यू, दैट इज 250। और किसका याद रखना होता है, एक टेंशन मेंबर जो कि नॉर्मल कंडीशन में। बाकी सब जो है वो इजी है, वो सारे कितने 180 और इसकी वैल्यू भी 180 है। क्लियर हो गया। किसके लिए, ये जो भी हमारा लेटरल अनसपोर्टेड बीम होता है। क्लियर हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास, स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करते हुए टाइम, यानी जो हमारे को दे रखा है दैट इज द, एक तो ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, मेंबर, मेंबर का क्या टाइप है, उस पे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि टेंशन मेंबर है, लेकिन वो सब्जेक्ट किसके साथ हो रहा है, उसमें रिवर्सिबल ऑफ द फोर्सेस लग रही है। कौन कौन सी लग रही है, अर्थक्वेक की लग रही है और विंड लग रही है। तो ये दो पॉसिबल स्ट्रेसेस अगर जो उस पे लग रही होगी तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द डायरेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आपको, जो मैंने बोला यहाँ पे। जो अलाउेबल टेंशन मेंबर के लिए नॉर्मल केस में अलाउेबल कितनी है स्लेंडरनेस रेशियो 400, टेंशन मेंबर के लिए रिवर्सिबल के लिए कितनी है, दैट इज 180। क्लियर हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे ये किसके लिए, फॉर विंड एंड सिस्मिक लिख दो, विंड एंड सिस्मिक। क्लियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द परमिसिबल मैक्सिमम। देखो ये सारे के सारे जितने भी ना आईएस ऊपर वाले देखा था हमने, तो ये सारे के सारे जो है इसी से रिलेटेड है। आईएस कोड अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप 3-4 क्वेश्चन जो वो डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। समझ में आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो सारे इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस टाउ दिस फॉर द स्टील बीम शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो आपको पता है कि जो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर जो मैं यहाँ पे बताऊँ क्या बोलना चाह रहा है हमारे पास, कि देखो जो भी हमारा शेयर है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोले कि अगर जो हमारा शेयर है, शेयर का जितना भी एरिया है वो एडवोकेटली अगर जो हमें दिया हुआ है, एडवोकेट इज दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ इज प्रोवाइडेड, अगर वो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा होता है तो उस टाइम पे जो टाउ मैक्स होता है ना वो लेस देन होता है पॉइंट इक्वल्स टू बी 0.45 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई डिवाइडेड बाय √3। क्लियर हो गया। √3 की वैल्यू कितनी होती है, अपॉन 1.7 समथिंग होती है, ठीक है, 1.732 होती है ऐसे बेसिकली। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाउ मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं तो वैल्यू एफ वाई के टर्म्स में निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, अगर जिसको इक्वेट करूंगा तो इट विल बी इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.45 डिवाइडेड बाय 1.732 विल बी इक्वल्स टू 0.259 नहीं 0.45 डिवाइडेड बाय √3 0.25 समथिंग कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 0.26। क्लियर हो गया, इतनी आ गई एफ वाई। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.2 मतलब आप इन अप्रोक्सीमेट ना उस वैल्यू को, टाउ मैक्स की जो वैल्यू है, वैसे बेसिकली यही बोला जाता है, जो टाउ एक्स की वैल्यू है वो कितनी रहनी चाहिए, लेस देन 0.36 एफ वाई रहनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, जहां पे एफ वाई क्या है, एक यील्ड स्ट्रेस है किसकी, स्टील की। समझ में आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कि इसका करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट वन विल बी। इस क्वेश्चन का पहले आंसर मैंने बता दिया था 1.3। ठीक है, इसका एक टेबल होता है, इस टेबल को मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें मैंने बताया था कि ये भी किससे रिलेटेड है, आईएस कोड 800/2007। ठीक है, उसी का क्या है ये हमारे पास टेबल 11। तो टेबल 11 के हिसाब से जो भी हमारी स्लेंडरनेस रेशियो होगी, यानी जो सॉरी मैक्सिमम लेंथ होगी, स्लेंडरनेस रेशियो नहीं मैक्सिमम लेंथ होगी, जो हमारी मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं इफेक्टिव लेंथ की बात की है ना वहां पे, इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है। और दूसरा एंड कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट में एंड कंडीशन वो जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है जहां पे रोटेशन जो है वो फ्री है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों एंड बोथ एंड क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, बोथ एंड क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, यानी हेल्ड इन द पोजीशन रहते हैं। और दूसरा क्या है कि जो हमारा रोटेशन है उसको फ्रीली घूमने दिया जाता है, रोटेशन इज फ्री। तो इस केस में कितनी आती है वैल्यू, 1.0 आती है। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल बोथ एंड जो है फिक्स्ड है, रोटेशन भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो उस केस में कितनी वैल्यू आती है हमारी, 0.65 वैल्यू आती है। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, फॉर द बोथ एंड हेल्ड इन पोजीशन, और जो रोटेशन है उसको क्या कर देते हैं हम, उसको हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, रोटेशन को फिक्स कर देते हैं। तो इस टाइम पे वैल्यू कितनी आती है, 0.65 एल आती है। थर्ड ऑफ ऑल क्या हो गया, अगर जो हम दोनों एंड को सॉरी वन एंड को अगर जो मैं फिक्स रखूं, वन एंड को अगर जो मैं फिक्स रखूं और दूसरे को क्या रखूं मैं, अदर को मैं रखूं फ्री, अदर को मैं फ्री रखूं। और तीसरा क्या है कि यही है, फोर्थ क्या है, वन एंड फिक्स्ड और अदर इज पिन्ड। तो इन दोनों के केस में वैल्यू जो रहती है, इसकी कितनी रहती है, दैट इज द 12। ठीक है, 2.0 लिख लो, और इसकी रहती है 0.8। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा टेबल 11 है किसमें, आईएस कोड 800 207 में, तो ये क्या बेसिकली ये इसकी राइट आंसर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों एंड हमारे फिक्स्ड है और रोटेशन भी फ्री है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में देखा था क्या लिखा हुआ, क्या एज पर दिस द रिकमेंडेड वैल्यू दिस यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट, द हेल्ड इन द पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट द रोटेशन। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या मतलब, ये आईएस कोड से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या आपको आईएस कोड पढ़ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे ये भी इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि which one of the following is applicable in the case of analysis of a portal bracing। तो portal bracing are provided at the one end of the truss and guided bridge in the plane of the end। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है हमारा जो डिजाइन जो कि हमारा क्या है डिजाइन एस्पेक्ट है उसके हिसाब से नहीं है दिखा रखा। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द मैक्सिमम विंड लोड, ये तो करेक्ट इनकरेक्ट है। पोर्टल ब्रेसिंग आर जनरली प्रोवाइडेड इन मोर देन वन प्लेन लोकेटेड एनीवेयर एक्सेप्ट इन द, देखो एट वन लोकेशन ही दी जाती है, ये तो बोला एनीवेयर, तो ये तो गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। क्या बोलना चाह रहा है, इन एडिशन टू द लेटरल फोर्स ड्यू टू द विंड द ब्रेसिंग आर आल्सो डिजाइन्ड टू प्रेजेंट 1.25 होता है 1.25% ऑफ द टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन टू एंड पोस्ट। बिल्कुल सही बोला है। तो पोर्टल ब्रेसिंग क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब जो है सारे आईएस कोड से, तो आईएस कोड जो है वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है 106 में,
106 में बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, जहां पे क्या बोला है कि वेट ऑफ द डिश इज दिस, यानी वेट ऑफ द डिश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ द डिश, पहला चीज क्या लिखी हुई वेट ऑफ द डिश, दैट इज 48.6212 ग्राम्स, ओके ठीक है। और क्या बोला है, दिस 100 ml ऑफ अ सैंपल इज प्लेस्ड इन द डिश एंड इवेपोरेटेड, द न्यू वेट ऑफ द डिश एंड ड्राई सॉलिड इज गिवन टू अस, यानी सेकंड क्या है हमारे पास डिश है, प्लस साथ में क्या है कि सैंपल आफ्टर द इवेपोरेशन, यहाँ पे क्या लिखा है सैंपल आफ्टर द इवेपोरेशन, ठीक है ये चीज लिखी है ना यहाँ पे कि देखो जो 100 ml सैंपल है वो प्लेस किया हमने डिश पे, द इवेपोरेटेड द न्यू वेट ऑफ द डिश इज ऑफ द डिश एंड द ड्राई सॉलिड, एक तो डिश होगी साथ में क्या हो गया हमारे पास हो गया क्या वो सैंपल जो कि इवेपोरेट हो चुका है, तो इसकी वैल्यू कितनी है गिवन 48.6432 ग्राम्स, राइट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन हमारे वेट में यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्लियर हो गया। अच्छा ये तो हमारा समझ गया 4 से, ठीक है। और क्या दे रखा है 100 ml हमारा सैंपल है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं जो सैंपल है, सैंपल का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, सैंपल वॉल्यूम इज गिवन टू अस दैट इज 100 ml, ठीक है। लीटर में करना हो तो कितना हो जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास लीटर। द डिश इज प्लेस्ड इन 550 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हो गया, इन द फर्नेस देन कूल्ड, ठंडा किया, न्यू वेट कितना आ गया ये आ गया, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्थ वन क्या है, डिश इज प्लेस्ड इन दिस, यानी ये बोल रहा है कि डिश आफ्टर द डिश होगी साथ में, प्लस जब हमने उसको फर्नेस में डाला है तो फर्नेस में डालने के बाद हमारे पास वेट कितना आ रहा है, यानी प्लस हमारे पास जो सैंपल है जब हमने उसको कहाँ डाला आफ्टर द इग्निशन उसका वेट कितना है इज इक्वल्स टू 48.6300 ग्राम है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन द केस फाइंड द टोटल वॉलेटाइल सॉलिड्स आर, अच्छा टोटल वॉलेटाइल सॉलिड्स फाइंड आउट करने, तो टोटल वॉलेटाइल सॉलिड्स फाइंड आउट करने तो क्या क्या गिवन डाटा हमको ये गिवन ये है हमको गिवन है ना, तो फर्स्ट क्या है सबसे पहले तो हमको टोटल सॉलिड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, टोटल सॉलिड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कौन से उसके लिए बिफोर द इग्निशन के लिए फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है बिफोर द इग्निशन के लिए फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो टोटल डिश कितनी है हमारे पास, टोटल डिशेज विल बी इक्वल्स टू, एक तो डिश होगी, डिश का खुद का वेट है, प्लस साथ में क्या है ड्राई सॉलिड्स हो गया है ना, टोटल डिश क्या होगी, एक तो डिश होगी साथ में उसका ड्राई सॉलिड हो गया, और माइनस क्या करना पड़ेगा जो भी हमारे पास एम्प्टी डिश होगी, एम्प्टी डिश, क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा टोटल डिश की वैल्यू पता लग जाएगी, तो डिश प्लस ये कितना है दैट इज इक्वल्स टू 48.6432, क्लियर हो गया, माइनस हमारे पास कितनी है जो हमारे पास डिश की वैल्यू कितनी है 48.6212 ग्राम, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना डाल लगा सकते हैं कि 0.220, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी, क्या ये वैल्यू ये वैल्यू है फॉर द टोटल डिश, तो टोटल डिश की वैल्यू पता लगी हमको कि टोटल डिश कितनी की है, क्लियर हो गया। अच्छा हमको अब कन्वर्ट भी करना है, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसको, जो भी हमारे पास मिलीग्राम है पर लीटर में, क्लियर हो गया, कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 100 ml का है, तो 100 ml का जो भी हमारा सैंपल है, ठीक है, और 100 ml का हमारे पास सैंपल है, अगर हमारे पास 100 ml सैंपल में कितने सॉलिड्स है हमारे पास, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 22.0 मिलीग्राम है, क्लियर हो गया। तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर कितना होता है हमने बताया था 0.1 है, तो 0.1 1/10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/10 लीटर इज इक्वल्स टू 22 है ना मिलीग्राम है, हमको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 1 लीटर विल बी इक्वल्स टू 220 मिलीग्राम पर लीटर, क्लियर हो गया। तो 1 लीटर में कितना है इतना है, ठीक है, तो हम क्या बोल सॉरी 1 लीटर में इतना है, तो हम क्या बोल सकते हैं जो टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड्स है वो टोटल सॉलिड किसके बराबर है 220 मिलीग्राम पर लीटर के लिए, क्लियर हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वॉलेटाइल सॉलिड के लिए, कैलकुलेशन फॉर वॉलेटाइल सॉलिड्स के लिए, तो वॉलेटाइल सॉलिड्स क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल सॉलिड विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा ड्राई सॉलिड है उससे माइनस क्या करेंगे सॉलिड आफ्टर द इग्निशन, तो ड्राई सॉलिड क्या है, ड्राई सॉलिड की वैल्यू क्या है 6432 था है ना, तो ड्राई सॉलिड की वैल्यू है, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, कितना है 643 नहीं सॉरी 64 यहाँ पे था 8, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 48 ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ड्राई सॉलिड के लिए 48.6432 था, और सॉलिड्स आफ्टर द इग्निशन कितना हो गया, सॉलिड्स आफ्टर द इग्निशन कहां लिखा है आप 48630 ओके 48630, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो कट गया 6 भी कट गया, 0 यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 0132 है ना 0132 आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू ग्राम में इतना हो गया, मिलीग्राम में कितना हो जाएगा 13.2 मिलीग्राम हो गया है ना। अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, अगर जो 100 मीटर ml में सैंपल के साथ से देखेंगे ना जो भी हमारा सैंपल है मिलीग्राम पर लीटर में, इसको भी कन्वर्ट करना है हमको, तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले यहां से, तो 100 ml अगर मैं किसी सैंपल की बात करूं उसमें टोटल सॉलिड कितने हैं, देखो जो हमारे पास क्या है 100, इसको मिटा दो सारा, जो हमारे पास क्या है 100 ml जो हमारे पास क्या है सैंपल है, उस सैंपल में कितने हैं 13.2 मिलीग्राम है ना, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे 1 लीटर विल बी इक्वल्स टू 120 जाएंगे, 13 से मल्टीप्लाई करते हो 10 से, तो कितना हो जाएगा 132 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा है ना, क्लियर हो गया। तो हमारे पास वॉलेटाइल सॉलिड्स कितने हो जाएंगे, तो वॉलेटाइल सॉलिड्स विल बी इक्वल्स टू 132 मिलीग्राम पर लीटर, तो यहां से आपको क्या पता लग गया वॉलेटाइल सॉलिड्स का पता लग गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 132 ना,
तो राइट आंसर विल बी इक्वल टू टोटल वोलेटाइल सॉलिड कितने थे हमारे पास 132 मिलीग्राम पर लीटर। समझ में आपको ये क्वेश्चन कि किस तरह से करना था? बस डायरेक्टली हमको बस ये निकालना था, वोलेटाइल सॉलिड निकालना था। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए पहले वोलेटाइल सॉलिड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह से आप इनको कैलकुलेट करोगे, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ अ मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू, बीच में प्लस नहीं होता है, प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होता है, ठीक है, नहीं यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है और माइनस नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला बी विल बी द राइट आंसर। तो देखो जब भी हमारा मोर सर्कल आता है ना, तो आपको तीन चीजों में बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले कि देखो मोर सर्कल में आपको सेंटर इंपॉर्टेंट है, दूसरा रेडियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरा क्या है, जितनी भी हमारी फेलियर थ्योरीज होती है ना, थर्ड विल बी द, जितनी भी हमारी फेलियर थ्योरीज होती है रिगार्डिंग द मोर सर्कल, फेलियर थ्योरीज। तो ये थ्योरीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे 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 क्या मैं बोलूँ, वॉन मिसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए होती है? डक्टाइल्स के लिए, डक्टाइल्स के लिए। दूसरी सॉइल के लिए कौन सी होती है हमारी? मोहर कूलम, ठीक है। ये फेलियर थ्योरीज ना आपको इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको मोर थ्योरीज के बारे में पढ़ना होगा ना, तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट चीज जो है जो कभी मत भूलना, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता होना चाहिए, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका रीजन है, वो सब चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेन फोकस आपका कहाँ रहना चाहिए? सेंटर में, रेडियस पे, और जितनी भी हमारी फेलियर थ्योरीज होती है। एक तो वॉन मिसेस हो गई, मोहर कूलम हो गया, और कौन सी है? मैक्सिमम शेयर की, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हमारा ट्रेस्का थ्योरी। अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है आपको फ्यूचर में पूछ सकता है वो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन है तो इसको फोकस करना है ज्यादा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ अ फेलियर, ठीक है। सबसे पहली बात थ्योरी ऑफ अ फेलियर के बारे में बात की यहाँ पे, थ्योरी ऑफ अ फेलियर। First, the cause of a failure depend on the properties of a material. In the case of brittle material, the maximum principal stress theory should be used. For ductile material, the maximum stress theory gives a good approximation. The cause of a failure is not depending on the stress system to which it subjected. नहीं, ये तो गलत है। क्या बोल रहा है बेसिकली? थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में। तो थ्योरी ऑफ फेलियर बेसिकली क्या होता है? थ्योरी ऑफ अ फेलियर, जब भी हमारा कोई मटेरियल होता है ना, अभी मटेरियल है, इस पे कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस लग रहे हैं, तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी उस पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस लगे ना तो वो फेल करेगा। तो जो थ्योरी ऑफ फेलियर है वो बेसिकली डिपेंड क्या करती है? हमारे डिपेंड करती है जो भी हमारा मटेरियल का टाइप है, ठीक है, मटेरियल के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है, और सिस्टम पे, जो हमारा सिस्टम है ना ये पूरा, इस सिस्टम पे कौन सा स्ट्रेस सिस्टम लग रहा है, यू कैन से स्ट्रेस सिस्टम, इन दोनों चीजों पे क्या करती है? वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं आपको ताकि ईज हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जब हम बात करते हैं ना थ्योरी ऑफ स्ट्रेसेस की, तो इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी थ्योरीज होती है, ठीक है, थ्योरीज, पहला पॉइंट थ्योरी होती है। दूसरी, वो थ्योरी किसके लिए सूटेबल है, सूटेबल, ठीक है, सूटेबल फॉर लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन क्या है कि किसके ऊपर बेस्ड होती है, चलो बेस्ड भी लिख दो, बेस्ड ऑन, ठीक है। तो सबसे पहली थ्योरी क्या है हमारी? रैंकाइन थ्योरी। कौन सी है? रैंकाइन थ्योरी। आई कैन राइट यहाँ पे रैंकाइन थ्योरी। अच्छा, ये रैंकाइन थ्योरी जो होती है बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थ्योरी भी बोला जाता है। तो रैंकाइन जो है ना वो सूटेबल होती है फॉर द ब्रिटल मटेरियल। किसके लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल जैसे कि कंक्रीट हो गया, तो उन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? किसके ऊपर बेस्ड है? हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर। सेकंड ऑफ ऑल क्या है हमारी? जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी रैंकाइन थ्योरी हो गया, अभी और भी थ्योरी थी यहाँ पे, जैसे कि अभी हमारे पास कौन सी थी? डक्टाइल के लिए थी, तो हम क्या बोल सकते हैं? डक्टाइल के लिए कौन सी वाली थी? डक्टाइल के लिए थी हमारे पास ट्रेस्का किसके ऊपर बेस्ड होता है? हमारा मैक्सिमम जो भी हमारे पास शेयर स्ट्रेस है ना, शेयर स्ट्रेसेस है, ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस थ्योरी बोल सकते हैं इसको। तो शेयर स्ट्रेसेस पे होती है, डक्टाइल मटेरियल का यूज होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टाउमैक्स, आपको बताइए टाउमैक्स क्या होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने बेस्ड किस पे। थर्ड वन क्या होगी हमारे पास? मैक्सिमम प्रिंसिपल, अभी स्ट्रेस पढ़ लिया तो स्ट्रेन बची है, स्ट्रेन थ्योरी जनरली किसके लिए यूज होती है? जो भी हमारा इलास्टिक मटेरियल होता है, इलास्टिक मटेरियल, उनके लिए यूज, और किस पे बेस है? ये हमारी स्ट्रेन पे बेस है ना, स्ट्रेन पे बेस्ड है। फोर्थ कौन सी है हमारी फेलियर थ्योरी? कौन सी थ्योरी है वो? दैट इज द हमारी डिस्टॉर्शन नहीं, इससे पहले एक और आती है, दैट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये भी किसके लिए होती है? इलास्टिक मटेरियल की होती है, ये भी किसके लिए होती है? इलास्टिक के लिए होती है, ठीक है। और ऐसी एक और होती है डिस्टॉर्शन, ये किस पे बेस्ड होती है? ये भी बेस्ड हमारी एनर्जी पे होती है, एनर्जी पे बेस्ड होती है। फिफ्थ वन क्या होगी हमारे पास? जैसे कि यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, वॉन मिसेस थ्योरी किसके बेसिस पे होती है? डक्टाइल के बेसिस पे, सॉरी डक्टाइल पे सूटेबल होती है, और बेस किस पे होती है? हमारी ऑक्टाहेड्रल शेयर के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, रैंकाइन के लिए ब्रिटल है, ट्रेस्का के लिए डक्टाइल है, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के लिए इलास्टिक मटेरियल है, और टोटल स्ट्रेन एनर्जी के लिए इलास्टिक है, ठीक है, और वॉन मिसेस के लिए डक्टाइल के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट थ्योरी दिस कॉज, सबसे पहले द कॉज ऑफ द फेलियर, यहाँ पे क्या है? द कॉज ऑफ द फेलियर डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो ये बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे क्या है? मैटर करता है। जैसे मैंने बोला था मटेरियल के टाइम पे रहते, ठीक है। इन द केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी शुड बी यूज, बिल्कुल सही बोला। ब्रिटल के लिए कौन सी यूज करते हैं? जो सबसे पहले मैंने बताई थी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है हम यूज करते हैं फॉर द ब्रिटल, बिल्कुल सही। फॉर द डक्टाइल मटेरियल द मैक्सिमम शेयर थ्योरी गिवन, ट्रेस्का की बात कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मटेरियल के उस ये क्या बोल रहा है कि फेलियर इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस सिस्टम टू व्हिच इट इज सब्जेक्टेड, ये तो बिल्कुल गलत है। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, जैसे भी फेलियर थ्योरीज है ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जितनी भी हमारी फेलियर थ्योरीज है उनकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है या फिर डेरिवेशन है ना, वो आपको पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका क्या? हमारा फेलियर थ्योरी, ठीक है, फेलियर
फेलियर थ्योरी इंपॉर्टेंट हो गया आपकी, ठीक है, उनकी जितनी भी डेरिवेशन है। दूसरा क्या हो गया, मोहर के बारे में, अभी मैंने बताया आपको, मोहर सर्कल के बारे में इंपॉर्टेंट है। थर्ड फॉल क्या हो गया हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन जो हमारा क्या है, कर्व है, ठीक है, कर्व है। दूसरा क्या है, डायग्राम फॉर हमारी डक्टिलिटी के लिए वर्सेस द ब्रिटल के लिए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है जब भी आप इसको पढ़ोगे। फोर्थ वन क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि सभी के लिए फॉलो होते हैं, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट। दूसरा जो भी हमारे ग्राफ होते हैं ना, वो सब कभी नहीं आपको भूलने चाहिए, क्योंकि मेंस में तो आपको ग्राफ वगैरह सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ इलास्टिक मटेरियल आर 2 सिग्मा टेंसाइल एंड, साथ में क्या बोला है हमारे पास, एंड सिग्मा, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखो सिग्मा 1 की वैल्यू है 2 सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा, क्लियर हो गया। बड़ी वाली कौन सी है इन दोनों में से, और छोटी वाली कौन सी है, ये है हमारी छोटी, और ये वाली क्या है, बड़ी वाली, क्लियर हो गया। दोनों स्ट्रेसेस के बारे में बता रहा हूं मैं, तो बड़ी वाली कौन सी है, 2 सिग्मा एंड दिस, ठीक है। इफ एन इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी ये क्या है हमारे पास गिवन, इट इज द यील्ड स्ट्रेस हैज बीन गिवन टू अस, दैट इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा एट फेलियर, सिग्मा एट पॉइंट ऑफ फेलियर बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ फेलियर। हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करिए जब हमारे पास फेलियर होगा, समझ में आया, ठीक है। तो रैंकाइन थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी हमारा क्या है, रैंकाइन थ्योरी स्टेट्स दैट सबसे पहली बात, ये रैंकाइन थ्योरी यूज किसके लिए होती है, अभी मैंने बताया ब्रिटल के लिए यूज होती है। और दूसरा क्या है कि फेलियर कब होगा, रैंकाइन थ्योरी ये बोलती है कि फेलियर कब होगा, ये फेलियर तब होगा जब हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी किसके, हमारी यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, यील्ड स्ट्रेस इन अ सिंपल टेंशन के बराबर होगी, क्लियर हो गया। तो ये फेलियर कब होगा हमारा, जब ये होगा। तो ये बोला कि सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी एट द टाइम ऑफ अ फेलियर, तो हमको सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द टाइम ऑफ अ फेलियर, क्लियर हो गया, है ना। तो यही चीज हमारे यहाँ पे बोली कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो जब हमारा क्या होगा, बड़ा होगा या फिर इक्वल्स टू होगा यील्ड स्ट्रेस इन अ सिंपल टेंशन के, क्लियर हो गया। इसका मतलब मटेरियल तब फेल करेगा जब उस पर लग रही होगी कोई बड़ी स्ट्रेस, क्या लग रही होगी, बड़ी स्ट्रेस, और बड़ी स्ट्रेस क्या होती है, वो सिग्मा 1। तो ये बोला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कि जो भी मटेरियल है वो तब फेल करेगा जब उस पर लग रही होगी हमारे पास बड़ी स्ट्रेस, और वो जो बड़ी स्ट्रेस है वो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी किसके, हमारे जो भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है। और हमारे पास टेंसाइल यानी यील्ड स्ट्रेस क्या है हमारे पास गिवन, सिग्मा y इज गिवन टू अस दैट इज 200। तो हमारे को सिंपल पता ये चीज है, तो अब फॉर्मूले में डाल दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, सिग्मा y के बराबर है। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, 2 सिग्मा है, सिग्मा y की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो अब ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, हमको पता है यहाँ पे कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं था। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया, अभी बता दिया मैंने किसके लिए, रैंकाइन थ्योरी के लिए बता दिया, वैसे ही आपके लिए क्या पूछेंगे, हमारे ट्रेस का के बारे में पूछ सकते हैं। ट्रेस का मींस से टाउ मैक्स विल बी ग्रेटर देन द यील्ड, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे पूछ सकते हैं, तो आपको सारी जितनी थ्योरीज है वो थ्योरीज के बारे में आपको नॉलेज जो है वो होनी जरूरी है, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, है ना, इसमें तो कुछ टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये, इन केस ऑफ अ सिंपल टेंशन और कंप्रेशन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, अप्लाइड स्ट्रेस इन एक्ट ऑन अ प्लेन एट 45 डिग्री, नहीं ये तो नहीं है, द अप्लाइड स्ट्रेस एंड एक्ट ऑन प्लेन। चलो ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि जो सिंपल टेंशन और कंप्रेशन लगती है ना, उस केस में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या पता लगे, जो सिंपल टेंशन और कंप्रेशन है उसमें दो वैल्यूज आती है। सबसे पहली जब हम बात करेंगे वन डायरेक्शन, सबसे पहले क्या है कि वन डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हमारा स्ट्रेस लग रहा है, वन डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस की क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। लेकिन अदर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस की वैल्यू रहती है वो रहती है जीरो, क्या रहती है, जीरो। फॉर एग्जांपल जैसे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बारे में बताऊं, तो सिग्मा एक्स क्या होगा, जब हमारे पास क्या लग रहा है, वन डायरेक्शन लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि सिग्मा एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन सिग्मा वाई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, जो स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ना, वो जनरली 2D केस में क्या होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा, जो हमारे पास सिग्मा एक्स है, यानी सॉरी सिग्मा 1 या फिर सिग्मा 2, जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, अब सिग्मा 1 में वैल्यू सिग्मा है, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास क्या लग रहा है, अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, क्लियर हो गया। और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, क्या इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वन डायरेक्शनल है तो दूसरी डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस, ठीक है, कि कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं लग रहा है। तो उस केस में सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ मैक्स की, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 हो जाएगी, बाकी तो जीरो है ना। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ये समझने के लिए, देखो सबसे पहली बात, सिग्मा टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2, तो 1/2 ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस, क्लियर हो गया, 1/2 आ गया, 1/2 ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस, जो कि टेंसाइल लगाई हमने, ठीक है। अब टेंसाइल लगाई हो या फिर कंप्रेशन लगाई हो, तो टेंसाइल के लिए तो आपको पता लग गया। साथ में क्या लिखा है कि इन एक्ट्स ऑन अ प्लेन एट अ 45 टू 8, बिल्कुल सही बोला इसने। ये जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी का जो बेसिक रिजल्ट है वो यही है कि जो हमारा मेंबर है, कोई भी अगर जो मेंबर है, उस मेंबर पे अगर टेंसाइल लग रही है या फिर क्या लग रही है, कंप्रेशन लग रही है, तो इन दोनों के केस में जो भी हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है ना, वो कौन सी डायरेक्शन में लगती है, वो उस डायरेक्शन में लगती है, दैट इज द 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पे लगती है,
इंक्लाइन प्लेन पे लगती है। क्लियर हो गया? जो हमारी क्या है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो 45 डिग्री एट अ इंक्लाइन प्लेन पे लगती है। तो बिल्कुल सही बोला है। बाकी अप्लाइड स्ट्रेसेस है एक्ट ऑन अ प्लेन 60 गलत। अब 1/2 गलत। 60 वाला नहीं, 45 वाला इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो अप्लाइड स्ट्रेस है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किसकी है, टाउ मैक्स की वैल्यू बता रहा है। टाउ मैक्स जो है वो लगेगा कहां, इंक्लाइन प्लेन पे 45 डिग्री पे लग रहा है। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है कि 1/2 है। जो भी अप्लाइड आपने टेंसाइल लगाई हो चाहे आपने कंप्रेशन लगाया हो, यहाँ पे अगर टेंसाइल है तो सिग्मा टी लिख दूंगा, ठीक है, कंप्रेशन है तो सिग्मा सी लिख दूंगा। तो दोनों केस में क्या है, ये हाफ है, तो इट इज टाउ मैक्स विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द टाउ मैक्स सिग्मा टी सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 1/2 ऑफ द अप्लाइड फोर्स लगेगा और एक्ट ऑन अ प्लेन ऑफ अ 45 डिग्री टू इट। क्लियर हो गया? ये चीज क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें बोला हमने, ये हमने सिंपली क्या बोला, जब भी हमारे पास सिंपल टेंशन लगेगा या कंप्रेशन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था करने को। फॉर अ जर्नल, क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर द जर्नल 2 डायमेंशन स्ट्रेस सिस्टम द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू, तो ये डायरेक्टली फॉर्मुला पूछ दिया आपसे। तो फॉर्मुला तो आपको पता ही होगा क्या है इसका, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, नहीं ये नहीं है, ये वाला फॉर्मुला इसका राइट, बी वाला क्या है इसका राइट फॉर्मुला। ठीक है, बाकी सब तो गलत ही होंगे। यस, ये रॉन्ग आंसर है। तो फॉर द क्या है, जो भी हमारा क्या है, हमारा फॉर्मुला फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए हमारा फॉर्मुला क्या रहता है, ये फॉर्मुला रहता है। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है हमारे पास, सिग्मा 1, और किसमें होता है ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव साइन के साथ होता है, और मिनिमम जो होता है दैट इज द सिग्मा 2, मिनिमम कितना है, नेगेटिव साइन के साथ। तो सिग्मा 2 क्या है, नेगेटिव साइन का, लेकिन सिग्मा 1 सिग्मा 2 किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वही चीज दिखाई हुई है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, बी माइनस है ना, नहीं ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर नीचे वाला होगा। ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा, प्लस होता है ना पूरे फॉर्मुले में यूज, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो आपको पता लगा फॉर्मुला कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बस यही पढ़ना था आपको, इसमें फॉर्मुला ही था तो डायरेक्टली। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन द वैल्यू ऑफ अ शेयर स्ट्रेस विल बी, प्रिंसिपल प्लेन होता ही क्या है, जहां पे हमारे पास सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है और शेयर की वैल्यू उस टाइम पे क्या रहती है, इज इक्वल्स टू 0 रहती है। क्लियर हो गया? जहां पे हमारे पास क्या है, जो सिग्मा 1 है वो मैक्सिमम है, ठीक है, सिग्मा 1 मैक्सिमम हो गया, सिग्मा 2 क्या हो गया, मिनिमम हो गया। लेकिन यहाँ पे शेयर की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। कहां पे, हमारे प्रिंसिपल प्लेन पे। तो क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस, नहीं गलत हो गया, मैक्सिमम नहीं गलत हो गया, इक्वल टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस, नहीं ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर विल बी इक्वल्स टू 0, 0 विल बी द राइट आंसर। कि जब हमारा प्रिंसिपल प्लेन देखते हैं तो उस केस में जो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दी है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है फ्यूचर में हमारे से, मैंने जितने भी आपको बताया ना कि मोहर सर्कल है, वो मोहर सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से पता लग जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि एंगल कितना होता है हमारा प्रिंसिपल प्लेन का, और साथ में जो मैक्सिमम शेयर प्लेन है उसका एंगल कितना होता है। ठीक है, और जितनी भी हमारी स्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन है ना, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, डायरेक्टली। तो आपको ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो वैसे वैसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं आगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि आपको सिंपल ये बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, जब आप प्रिंसिपल प्लेन पढ़ोगे उसकी आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा ईजी लगने लग जाएगी। तो ये जो है ना मोर सर्कल वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ना, जब भी आपको टाइम लगेगा आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो प्रिंसिपल प्लेन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अ सर्कुलर लॉग ऑफ अ टिम्बर, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा फिर लिखता हूँ। एक सर्कुलर लॉग दे रखा है ऑफ अ सर्कुलर लॉग ऑफ अ टिम्बर हैज अ डाया डी, द रेशियो ऑफ अ ब्रेथ बी टू डेप्थ डी, बी बाय एच, बी रेशियो एच ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम दैट कैन बी कट फ्रॉम अ सर्कुलर लॉग फॉर स्ट्रॉन्गर सेक्शन, फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इन बेंडिंग इज, क्या होगी इसकी रेशियो। बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब भी हम कोई भी सर्कुलर ब्लॉक देते हैं ना, सर्कुलर वुडन ब्लॉक देते हैं, अभी सर्कुलर वुडन ब्लॉक से हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है एक रेक्टेंगुलर बीम। क्या बनाना है हमको, एक रेक्टेंगुलर बीम को बनाना है, रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है, अभी सर्कुलर बीम को हमने क्या किया, काट दिया और हमने एक रेक्टेंगुलर बीम बना दी। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा बेंडिंग है ना, और इसमें होना क्या चाहिए, जो भी हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो हम क्या चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हो। क्लियर हो गया कि एक सर्कुलर वुडन ब्लॉक से हमने एक रेक्टेंगुलर बीम बनाया और उस रेक्टेंगुलर बीम को हम क्या चाहते हैं कि उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। क्लियर हो गया? तो बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है हमारे सेक्शन मॉडुलस पे। जो भी हमारा सेक्शन मॉडुलस होगा फॉर द रेक्टेंगुलर बीम वो क्या होगा, फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम विल बी इक्वल टू कितना होता है, बी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 है ना, मल्टीप्लाई टू 6 होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप कि फॉर द रेक्टेंगुलर बीम जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो होता है बी एच स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर हो गया? हमारे को करना क्या है, हमारे को जेड को ना मैक्सिमाइज करना है। अगर हमें जेड को मैक्सिमाइज करना है ना, तो इसके साथ एक कंडीशन लगाई जाती है। कौन सी कंडीशन है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर बीम है, जो हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो भी डायगोनल होगा शुड बी, ये जो हमारा डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, वो सर्कुलर लॉग के डायमीटर के बराबर होना चाहिए, डायमीटर के बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू डी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? इतना सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको समझ में आया जो मैंने बोला यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको सेक्शन मॉडुलस को, अगर जिसको मैं यहाँ पे बी की टर्म में लिखूं, किसकी टर्म में, बी की टर्म में, तो बी की टर्म में क्या हो जाएगा, बी विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी तो इधर ही है, बी की टर्म में लिखना है तो डी माइनस एच स्क्वायर और इसकी वजह से अंडर रूट आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डी का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। और सेक्शन मॉडुलस क्या है, z इज इक्वल्स टू बी एच स्क्वायर बाय 6। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब विद द हेल्प ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन हम क्या करें, इन सबको मैं मिटा दूं, इन सबको मैं मिटा देता हूं यहां से। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये हो नहीं रहा है। जैसे कि हमारे को क्या करना है,
विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या कर रहे हैं, जो b की वैल्यू है वो हम किस में, सेक्शन मॉडुलस में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि z जो है दैट विल बी इक्वल्स टू h का स्क्वायर था, है ना। सॉरी यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, b इंटू h का स्क्वायर अपॉन 6, यही था हमारा सेक्शन मॉडुलस, है ना। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या डाल रही है, यहाँ पे तो h का क्या आ जाएगा, स्क्वायर ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी b की वैल्यू है d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोलना है, जो भी ये फंक्शन है z यानी जो सेक्शन मॉडुलस है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होता है, dz अपॉन dh, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, इसको ये चीज हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, इसी पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि dz अपॉन dh विल बी इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम, ये जो 1/6 इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, 1/6 को इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाकी क्या है यहाँ पे h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर को क्या आ जाएगा यहाँ पे 2h, है ना। इसको प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करते हैं तभी आएगा 2h मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म को एज इट इज रहने दो, d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा dh, फिर हम क्या करेंगे, h को एज इट इज रहने दो, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ जाएगी -1/2 और साथ में क्या आ जाएगा -2h। क्लियर हो गया, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, फिर हमको इसकी वैल्यू मिल गई है। तो इस पूरे सिनेरियो को मैं क्या करूं, सॉल्व करूं, इसको मैं जनरल इक्वेशन में लिखूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी कि dz अपॉन dh विल बी इक्वल्स टू 1/6 अंदर क्या आ जाएगा 2h मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, साथ में क्या है प्लस h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 है ना। और क्या है d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, और साथ में क्या है -2h। क्लियर हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा था कि दोबारा से मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि dz अपॉन dh 1/6 अंदर क्या आ जाएगा वैल्यू इसकी, दैट विल बी इक्वल टू 2h, इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर माइनस सबसे आगे आ गया, h कितना 2 से 2 कट गया, है ना, h कितना हो जाएगा h का क्यूब, ये क्या है -1/2 है यहाँ पे, तो उसको नीचे लिख दो, d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। क्लियर हो गया, और होल में क्या है हमारे पास 1/6 है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, dz अपॉन dh को हमने क्या डालना है, 0 डालना है, तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे, है ना, इसको इधर ले जाएंगे, 6 भी है ना इसके साथ में, 6 है यहाँ पे 1/6, ओके 1/6 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों के 1/6 हट जाएगा, यहाँ पे 2h इंटू अंडर द रूट ऑफ d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर माइनस के साथ h का क्यूब अंडर रूट d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। अब एक टर्म को इधर ले आते हैं, फिर क्या हो जाएगा 2h d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर विल बी इक्वल टू h का क्यूब अपॉन अंडर रूट d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। क्लियर हो गया, अब इस वाली टर्म को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 2h इंटू अंडर द रूट d स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू h का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा अंडर द रूट d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। समझ में आया, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई अंडर द रूट d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2h d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, है ना, ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म इसे कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा h का क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद दिस टर्म। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h क्यूब आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2h मल्टीप्लाई बाय d का स्क्वायर माइनस 2h का क्यूब विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास h का क्यूब। क्लियर हो गया, इतनी सी टर्म है। इससे पहले क्या करो, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। पहले क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड, इस टर्म में क्या लिखते हैं हम, डिवाइड बोथ साइड विद h। क्लियर हो गया, h करेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा नहीं, 2d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर विल बी इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है, h से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2d का स्क्वायर माइनस 2h का स्क्वायर विल बी इक्वल टू h का स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसको इधर ले आओ, तो 2d का स्क्वायर विल बी इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 3h का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, है ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारे को यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2d का स्क्वायर अपॉन 3। इतना पार्ट क्लियर हो गया। हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, h का स्क्वायर अपॉन 2d का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई अंडर द रूट ऑफ, है ना, अंडर द रूट ऑफ 2/3d। अगर d को बाहर लिख देंगे, है ना, d को हम बाहर लिख देते हैं, स्क्वायर है ना d के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय d हमने बाहर लिख दिया। क्लियर हो गया, तो h की वैल्यू ये आ गई। अब इसको पुट करो इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्या है इक्वेशन हमारे पास,
इक्वेशन क्या थी हमारे पास कि जो b का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू d का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। क्लियर हो गया। d की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, सॉरी h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर माइनस अंडर द रूट था ना इसके साथ, तो अगर h का स्क्वायर करना है तो h का स्क्वायर तो ये हो गया, तो 2d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट। यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू 1/1/3। ठीक है, यहाँ पे d ओके b यहाँ पे होगा d अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा कि नहीं, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1/3 क्या होगी, ये होगी वैल्यू, है ना। अब b स्क्वायर में से b निकालना है, तो b होगा कितना, b की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्टली निकाल दी मैंने b की वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ रही है ओवरऑल, ये आ जाएगी d का स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर हो गया किस तरह से आया b की वैल्यू, तो हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b इज इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर होगी, ये दोनों वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब हमें रेशियो कौन सी फाइंड आउट करनी है, फाइंडिंग द रेशियो, कौन सी रेशियो फाइंड आउट करनी है, जो मेरे को क्वेश्चन में बोली गई थी, दैट इज b अपॉन h। क्लियर हो गया। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d बाय रूट 3 है, और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर द रूट ऑफ 2/3d। क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लो दोनों वैल्यू क्या है, 2/3, अच्छा d बाहर है, ओके d इसको बाहर लिखाओ, रूट से बाहर लिखो इसको d को। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूट हो गया और d हमारी बाहर है वैल्यू, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, d से d कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √2/3 हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 विल बी द ओवरऑल वैल्यू, यानी b बाय h की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे आंसर पे देखते हैं, आंसर क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1/√3 ना, हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेशियो की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमको रेशियो बोली थी फाइंड आउट करने के लिए, 1/√3 जो है वो एक्चुअल रेशियो है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हमारा b अपॉन h इज इक्वल टू 1/√3 होगा। ये कब मिलेगा हमारे को, ये हमें को तब मिलेगा जो बीम है, जो हमारी क्या है, बीम है एक सर्कुलर लॉ के अंदर जो है वो फिट हो जाएगी, और इसके डायगनली क्या होंगे, हमारे डाया होंगे। क्लियर हो गया, तभी हमारे को क्या मिलेगी, 1/√3 मिलेगी। ठीक है, और इस टाइम पे जो इसका सेक्शन मॉडुलस होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब जो हमारी बीम है वो क्या रहेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी। क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट इन मैक्सिमम, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग होगी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आया, किस तरह से आया, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई इससे भी लग गया होगा आपको पता। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉर्शनल स्टिफनेस k इज गिवन बाय द रिलेशन। तो टॉर्शनल स्टिफनेस k क्या होती है, कौन सा रिलेशन होता है मैथमेटिकली, कि k इज इक्वल्स टू t अपॉन द एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना, ये होता है ना, जहां पे t क्या है, इट इज द टॉर्क, और थीटा क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ अ ट्विस्ट, किसमें, रेडियंस में। क्लियर हो गया, यानी क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी शाफ्ट होगी ना, जो भी हमारी क्या शाफ्ट या फिर कोई रॉड होगी, अब इस रॉड को ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय द एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्लियर हो गया, ये कौन चीज बता रहा है हमको बता रहा है ये टॉर्शनल स्टिफनेस। टॉर्शनल स्टिफनेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, दैट इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय द एंगल ऑफ ट्विस्ट, वो भी किसमें, रेडियन में। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू चाहिए। अब आपको बेसिक फॉर्मुला जो है वो पता होना चाहिए, कौन सा हमारा बेसिक फॉर्मुला, कि टाउ अप ऑन द जे इज इक्वल टू टी अपॉन द जे डिवाइडेड बाय द टाउ डिवाइडेड बाय द आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन द आई एल। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ क्या है, देखो ये है लेंथ ऑफ द स्टाफ, इट इज, यहीं पे लिख देता हूं मैं कि टी तो है, आपको क्या है, टी तो ये अप्लाइड टॉर्क है ना, किसमें होता है, ये न्यूटन पर मीटर में होता है। जे क्या है, इट इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ क्या होता है हमारे पास, टाउ इज बीइंग गिवन टू अस, दैट इज द शेयर स्ट्रेस। ठीक है, कौन से रेडियस पे होता है ये, एट रेडियस आर पे, एट रेडियस आर पे। आर क्या है हमारे पास गिवन, दैट इज द आर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। क्लियर हो गया। जी क्या है यहाँ पे, इट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी का क्या होता है यूनिट्स, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और ये लेंथ तो मैंने आपको बताई दी, लेंथ इज इक्वल टू क्या है, लेंथ किसी भी शाफ्ट के, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ से अगर मुझे थीटा निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा तो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है ना, इसको मैं नीचे करता हूँ, एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एंगल ऑफ ट्विस्ट को, यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या यहाँ पे लिख देते टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। राइट, हमको थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, टी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय जे मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय जे मल्टीप्लाई बाय जी। क्लियर हो गया। इस पूरे पॉइंट को हम कहाँ डाल देंगे, इस पूरी चीज को हम डाल देंगे किसमें, अगर हमें के की बात करनी है, के क्या होता है, टी अपॉन थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, टी मल्टीप्लाई बाय एल, ऊपर क्या आ जाएगा, जे अपॉन जी आ जाएगा, टी से टी कट गया, तो के इज इक्वल टू जे जी अपॉन एल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज द स्टिफनेस मॉडुलस। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू जी जे अपॉन एल, जी जे अपॉन एल, जी जे एल अपॉन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ये हमारा क्वेश्चन 104 का, सॉरी 114 का, राइट, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारा, अ कास्ट आयरन मेन
main tube is 800 mm in a diameter, carries the water at a pressure head of this. If the maximum permissible tensile stress is this and the weight of the weir is this and the required thickness of the metal will be the required thickness find out करने को बोला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि क्या ढूंढने को बोला है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास क्या है, देखा यहाँ पे हमारे को बोले कि जो कास्ट आयरन है ना, कास्ट आयरन की जो मेन ट्यूब है उसका डाया कितना है, दैट इज इतना डाया, ठीक है। और वो कैरी करिए क्या वाटर को, और उस वाटर का जो प्रेशर हेड है वो कितना है 100 mm है, ठीक है। और फिर बोला कि इफ द मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो 20 किलो न्यूटन है और डेंसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन टू अस दैट इज 10, तो हमारा जो रिक्वायर्ड थिकनेस है फॉर द मेटल के लिए वो क्या होगी, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन डाटा लिख देते हैं कि गिवन टू अस क्या क्या है, डाया दे रखा है। तो डाया कितना है हमारे पास, दैट इज द 800 mm। तो 800 mm जो है वो डाया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो अगर मीटर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 0.8 मीटर विल बी हमारे पास क्या डाया की वैल्यू आ गई। सेकंड क्या है हमारे पास गिवन, सेकंड गिवन टू अस दैट इज द हेड दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे को प्रेशर हेड दे रखा है, प्रेशर हेड उसकी वैल्यू कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी है 100 मीटर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास दे रखा परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हमारे को दे रखी है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज गिवन टू अस, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर स्क्वायर है 6, 10 रेज़ टू 6 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू मैंने कन्वर्ट कर दी, इसको मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ। तो इस सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 इंटू 10 रेज़ टू 6 आ गई, क्लियर हो गया है ना। डेंसिटी कितनी है हमारे को गिवन, डेंसिटी तो वही है पानी की, डेंसिटी कितनी है दैट इज रो इंटू जी, क्लियर हो गया। ये चीज हमारे को दे रखी है। एंड द वेट ऑफ द वाटर इज गिवन, ठीक है। वेट ऑफ द वाटर कितनी है दैट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीटर में ही है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इतना डाटा जो है वो हमारे क्वेश्चन में ही गिवन, तो अब हमारे क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है ना, थिकनेस के लिए सॉल्व करना है हमारे। तो ये डाटा हमारे यहाँ पे है, राइट। तो अब हमारे क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे एक इंटरनल फ्लूइड ढूंढना है। तो फाइंड द इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, फाइंड द इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, क्लियर हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है इंटू रो इंटू जी इंटू एच होता है ना। अब प्रेशर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 10:10 मल्टीप्लाई बाय एच कितना हमारे वैल्यू गिवन दैट इज द 100 है ना। रो इंटू जी 10 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन है, किलो को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या 10 इंटू 10⁻3, इसको क्या लिख सकता हूँ 10⁻4 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूँ। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10⁻4 6 साथ में क्या लिखूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट प्रेशर की यही होती है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई, ठीक है। रो इंटू जी की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है कि जो वेट ऑफ द वाटर है दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी दैट इज इक्वल टू 10⁻4, क्लियर हो गया। इतनी सी पॉइंट पता लग गया। तो इंटरनल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो पी हमारे को कितनी वैल्यू मिलगी, ये मिलगी। अब हमारे को क्या करना है, जो हमारे को क्या करना है यहाँ पे यूजिंग द थिन सिलेंडर फॉर्मूला। अब हम थिन सिलेंडर फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो जब भी आपको क्वेश्चन में ट्यूब लिखा हो या फिर क्या लिखा हो और प्रेशर लिखा हो, तो जब ट्यूब और प्रेशर लिखा होगा ना, कोई भी हमारी अगर सिलेंड्रिकल पाइप की बात हो रही है तो इस सिलेंड्रिकल पाइप में क्या होगा, प्रेशर होगा। इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा। इसलिए हमने क्या फाइंड आउट किया सबसे पहले, फ्लूइड इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, क्लियर हो गया। अभी जो प्रेशर है ना बेसिकली यहाँ पे जब भी प्रेशर होगा तो हम यूज कौन सा करते हैं, हम थिन सिलेंडर या फिर जो प्रेशर वेसल है ना उसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने यूज द थिन सिलेंडर फॉर्मूला। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम परमिसिबल यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। अभी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हमारे से पूछा गया है, तो कोई भी पाइप होगी, इस पाइप के अंदर जितना भी हमारा प्रेशर रहेगा, इस प्रेशर की वजह से ये प्रेशर कहाँ लगाएगा, वॉल पे लगाएगा। तो ये जो हमारा प्रेशर कहाँ लगाएगा, वॉल पे लगाएगा। तो ये इस प्रेशर से ये पाइप फट ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं कौन सी, थिन सिलेंडर थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए किस तरह से, ठीक है। इसके पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आ जाए क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम क्या बोले कि यूजिंग द थिन सिलेंडर फॉर्मूला। और जो हमारी थिन सिलेंडर थ्योरी होती है वो बेसिकली क्या कहती है, जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू PD/2T, क्लियर हो गया। हमको थिकनेस फाइंड आउट करनी है, थिकनेस ऊपर डाल देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा PD/2 सिग्मा, क्लियर हो गया। अब इन सब में क्या कर देंगे, हम वैल्यू डाल देंगे और वैल्यू डाल के हम क्या कर देंगे डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आंसर निकाल देंगे। जैसे कि हमें पता है कि सिग्मा तो हमको T निकालना है, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा PD/2 सिग्मा, ठीक है। अब P की वैल्यू कितनी है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10⁻6 वैल्यू है ना। डाया कितना हमारे को गिवन है, हमारे को 800 mm गया था, हमने कर दिया था कन्वर्ट 0.8 मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है 20 × 10⁻6, तो यहाँ पे कर सकते हैं 20 × 10⁻6, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 से 10 कट गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय 2 × 20, तो 0.02 थिकनेस की वैल्यू कितनी आ गई 0.02 mm, ठीक है। mm नहीं मीटर में आएगी, मीटर में वैल्यू आ गई, ठीक है। हमको किस में फाइंड आउट करनी है थिकनेस, mm में तो नहीं फाइंड आउट करनी, थिकनेस mm में फाइंड आउट करनी। तो mm में फाइंड करने के लिए कितना आ जाएगा 20 mm है ना। तो अब राइट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास 20 mm जो है वो राइट आंसर है, क्लियर हो गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि क्यों हमने किया, हमने थिन सिलेंडर थ्योरी का इस्तेमाल क्यों किया। इस प्रेशर को, ये जो हमारा प्रेशर है कहां गया, अच्छा यहाँ जो हमने बनाया था जो प्रेशर है उस प्रेशर को हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे यूज क्या होता है थिन सिलेंडर फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, ट्यूब और साथ में, क्लियर हो गया। इतने से पॉइंट। और थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है हमको, जो भी हमको दे रखा है वही करना। थिन सिलेंडर थ्योरी का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया, राइट, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, A cylindrical air drum is 2.25 meter in a diameter with the plates 1.2 centimeter thick. The efficiency of the longitudinal and the circumferential joints are 75 and 40 respectively. If the tensile stress in a plate is limited to 120 meganewton per meter square, the safe maximum air pressure will be
ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेंड्रिकल एयर ड्रम दे रखा है, ठीक है, उसका डाया दे रखा है और उस प्लेट की थिकनेस का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफरेंशियल जो जॉइंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, और टेंसाइल स्ट्रेस जो है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 120 mn पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये चीज दे रखी है। सबसे पहले हम समझते हैं मीटर, ये हमारा एयर ड्रम क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं ना एयर ड्रम की, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि एयर ड्रम यहाँ पे हमको गिवन है, एयर ड्रम DRUM, ठीक है, एयर ड्रम जो हमको गिवन है। अब ये क्या है, एक तरह का सिलेंड्रिकल शेप जो है हमारा एक क्लोज कंटेनर होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज कंटेनर है, जिसमें कि हम क्या डालते हैं अंदर, एक कंप्रेस्ड एयर डालते हैं। क्या डालते हैं, कंप्रेस्ड एयर विल बी, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर हम किस में डालेंगे, एक क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालेंगे। क्लियर हो गया। जैसे कि आपने घर पे क्या है, आपके LPG सिलेंडर है, ठीक है, वो भी क्लोज्ड है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है, और तीसरा क्या है, उसमें कंप्रेस्ड एयर डाली गई है। समझ में आपको। तो इस ये जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है, फॉर एग्जांपल ये LPG सिलेंडर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको एक ड्रम दिया है जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, जिसमें कि एयर भरी हुई है। यहाँ पे क्या कंप्रेस्ड एयर भरी हुई है। क्लियर हो गया। और गिवन क्या क्या हमको डाया दे दिया है, प्लेट की थिकनेस दे दी है, तीसरा क्या दे दिया, मटेरियल की स्ट्रेंथ दे दी है, और हमारे पास क्या दे दी है, जितने भी हमारे पास जॉइंट्स है, चाहे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे हमारे पास सर्कमफ्रेंशियल हो, उनकी हमको एफिशिएंसी जो है वो गिवन है। क्लियर हो गया। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है जो मैक्सिमम एयर प्रेशर है ना, एयर प्रेशर है वो सेफ, जो मैक्सिमम एयर प्रेशर होगा वो इन द केस ऑफ अ सेफ केस में हमें फाइंड आउट करना है, ताकि जो सिलेंडर है वो क्या ना हो, फट ना जाए। हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम एयर प्रेशर, ठीक है, कितना सेफ होगा जिससे कि सिलेंडर जो वो फटे ना। क्लियर हो गया। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स जोड़ के मैं आगे बढ़ा रहा हूं। सेकंड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम बात करते हैं ना, देखो दो चीजें होती है, एक होती है हुप स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरी क्या होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। अब जब कोई भी हमारा जो सिलेंडर है उसमें जो सिलेंडर में एयर भरी होगी तो वो प्रेशर बेशक प्रेशराइज्ड एयर होगी, तो ये क्या करता है, इसमें दो स्ट्रेसेस लगती है। इस सिलेंडर में क्या लग रही होगी उस टाइम पे, दो स्ट्रेसेस। कब, जब उसमें एयर कंप्रेस करके हमने अंदर डाल दिया तो प्रेशर लगा रही है। तो दो स्ट्रेसेस जो है इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक हुप स्ट्रेस हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। क्लियर हो गया। हुप स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन है दैट इज द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस है ना, ये सर्कल के अलॉन्ग लगती है। जैसे कि आपकी बेल्ट नहीं होती, जैसे आप बेल्ट क्या होती है, बेल्ट आप कसते हो तो ये सर्कल के अलॉन्ग क्या है हमारी स्ट्रेस लगती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं और हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारी सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो वॉल है, इस वॉल को क्या करना चाहती है, ये बिल्कुल फाड़ना चाहती है। क्यों, ये स्ट्रेस एक तरह की है ना, अंदर से एयर से दी है, तो ये हमारे सिलेंडर की वॉल्स को क्या करना चाहती है, उन्हें तोड़ना चाहती है। क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मुला क्या होता है, अगर मैं सिग्मा हुप की मैं बात करूं तो सिग्मा हुप इज इक्वल्स टू प्रेशर द डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इनटू द थिकनेस। क्लियर हो गया। अब ये चीज आपने अभी भी देखी है जिस तरह से, लेकिन हुप के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। अब इसको हैंडल करने के लिए ना लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो है, मतलब जो सिलेंडर की लेंथ के अलॉन्ग लगते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, जब हम बात करते हैं दूसरा, पहले ये तो हुप स्ट्रेस हो गया, दूसरा क्या है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया, ये स्ट्रेस ना सिलेंडर्स की जो एंड है ना, एंड के अलॉन्ग लगता है। ये जो भी हमारा स्ट्रेस है कहां लगता है, हमारे एंड के अलॉन्ग लगता है। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहां लगेगा, अलॉन्ग द एंड्स। क्लियर है। और क्या करता है कोशिश, हमारे जो एंड्स है उनको क्या करने की कोशिश करता है, हमको अलग करने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया। इनके एंड के अलॉन्ग लगता है, इसलिए इसको क्या करता है, ये अलग करने की कोशिश करता है। तो अलॉन्ग द एंड लगता है और क्या करते हैं, ये एंड को अलग करने की कोशिश, ठीक है, करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों स्ट्रेसेस समझ आ गए, हुप स्ट्रेसेस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। समझ में आया इसको। अब क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, वो जनरली जो है वो कम रहती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कम रहती है, कितनी कम रहती है, हाफ ऑफ द हुप स्ट्रेस, हाफ ऑफ द हुप स्ट्रेस रहती है। क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या रहती है, कम रहती है एज कंपेयर टू हुप स्ट्रेस। तो हाफ ऑफ द हुप स्ट्रेस रहेगी, तो यहां पे क्या बोल सकता हूं, अगर ये सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल मुझे बताना है, दैट विल बी 1/2, तो 2 to the 4 हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, प्रेशर डायमीटर डिवाइडेड बाय 4 इनटू थिकनेस। क्लियर हो गया। तो ये किसका हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और ये हुप्स का हो गया। ठीक है, दोनों समझ में आया आपको। अब ये पॉइंट तो आपको सबको पता लग गया। दूसरा क्या है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि जो हमारी जॉइंट्स है क्या वो 100% परफेक्टली होंगे, नहीं होंगे। तो हमारे जितने भी हमारे वर्ड में होते हैं, उस वर्ड में क्या है कि 100% कभी भी वो परफेक्ट नहीं होते। जितने भी हमारे जॉइंट्स की बात की जा रही है, क्लियर हो गया, वो 100% परफेक्ट नहीं होंगे। तो क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट होंगे। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स जो है वो लेंथ के लॉन्ग लगते हैं, तो वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 75% दे रखी है। और जो हमारी सर्कमफ्रेंशियल है, जो सर्कल के लॉन्ग लगेगी, वो कितनी दे रखी है, 40% दे रखी है। ठीक है, ये दोनों चीजें दे रखी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो जब ये जॉइंट्स जो है 100% नहीं है और एफिशिएंसी हमको इस तरह से दे रखी है, तो जो हमारा फुल स्ट्रेस है ना, क्या आप उसे अलाउ करोगे, फुल स्ट्रेस को अलाउ करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि 100% तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल स्ट्रेस है ना, एक्चुअल स्ट्रेस को क्या करते हैं, हम कम रखते हैं एज कंपेयर टू उसको, मतलब एक्चुअल स्ट्रेस को क्या करते हैं हम, उसको अलाउ नहीं करते, एक्चुअल स्ट्रेस को क्या करते हैं, कम रखते हैं हम, ताकि जो है हम क्या रख सकें, जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम रखे, सेफ स्ट्रेस रखें। समझ में आपको कि एक्चुअल स्ट्रेस नहीं रख सकते, 100% जॉइंट परफेक्ट नहीं होते, तो हम स्ट्रेस को क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं। तो वही चीज यहां पे पूछी गई। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा अलाउएबल स्ट्रेस है, अलाउएबल स्ट्रेस जो है बेसिकली, हम उसको क्या है, अब हम दोनों स्ट्रेसेस के लिए अलाउएबल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अलाउएबल स्ट्रेस जो होता है दैट इज इक्वल टू जो भी हमारी एफिशिएंसी रहेगी मल्टीप्लाई बाय जो भी उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल रहेगा। क्लियर हो गया। अलाउएबल स्ट्रेस क्या हो गया, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। समझ में आपको। फिर हम क्या करेंगे, जो भी प्रेशर का फॉर्मूला है ना, उसको यूज करके हम ये बताएंगे कि कितना प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर जो है लगेगा। ठीक है, लगेगा। क्लियर हो गया। ताकि क्या है, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेस है वो आ सके। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन में क्या था, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हुप स्ट्रेस भी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों स्ट्रेसेस के लिए क्या कर रहे हैं, चेक करें कि कौन सा जो प्रेशर है हमारा, कौन सा प्रेशर निकल रहा है, और जो भी प्रेशर हमारे पास मिनिमम होगा वो क्या होगा, सेफ प्रेशर होगा, है ना। तो हमारे को क्या करना है, चेक लगाना है। दोनों में हमें क्या लगाना है, चेक लगाना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम चेक लगाते हैं दोनों में।
ठीक है, हम क्या करते हैं इन दोनों में चेक लगाते हैं। जैसे कि अगर जब मैं सबसे पहले बोलूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 75% एफिशिएंसी दे रखी है, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ हमें मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस क्या होगा, अलाउएबल स्ट्रेस क्या होगा बेसिकली, दैट विल बी इक्वल टू जितनी भी एफिशिएंसी है, कितनी एफिशिएंसी हमारे पास है 0.75, ठीक है, परसेंटेज में नहीं मैं इसको कर रहा हूं 0.75 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी मटेरियल की। क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी मटेरियल की गिवन है क्वेश्चन में 120, हमारे पास 120 दे रखी है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 120 मल्टीप्लाई 0.75, तो अलाउएबल मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई 0.75 विल बी इक्वल टू 90। तो यहां पे आंसर कितना आ गया 90 mn पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब हम इसको यूज क्या करेंगे, यूज करते हैं इसको हम दोबारा से यूज हुप स्ट्रेस, ठीक है, इसको यूज करेंगे बाद में, पर पहले हम क्या करते हैं जो हुप स्ट्रेस है उसमें ही फॉर्मूला लगा देते हैं, यूज नहीं हुप स्ट्रेस में इसको फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे, जो हमारे पास सिग्मा हुप है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी डी अपॉन 2 इंटू थिकनेस हो गया, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, प्रेशर जो है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे गिवन, दैट इज 90 आ गया हमारे पास, है ना। अलाउएबल इफेक्टिव क्लियर लगाने ना हम, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पी विल बी इक्वल टू प्रेशर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हुप कितना आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू थिकनेस कितनी दे रखी है हमारे को क्वेश्चन में, एक सेकेंड, थिकनेस कितनी दे रखी है हमारे को, थिकनेस इज गिवन टू अस 1.2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, है ना, यही दे रखी है। और हमारे पास वो कितना दे रखा है थिकनेस, और साथ में क्या है हमारे पास डाया कितना दे रखा है, डाया दे रखा है हमारे पास 2.5 समथिंग दे रखा है ना, एक बार देख लेते हैं, डाया है 2.25 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो क्या होगा 2250 लिख दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2250, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा, दैट इज 19 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कितना है 2250, अराउंड कितना आ रहा है 0.96। तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर कितनी वैल्यू आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 0.96 mn पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब प्रेशर हमारे को पता लग गया लॉन्गिट्यूडनल का, अब हमारे को क्या ढूंढना है सर्कमफ्रेंशियल, और जो भी छोटा होगा वही हमारे को क्या करना है, वही हमारा क्या होगा सेफ प्रेशर होगा, क्लियर हो गया। अब जो हम सर्कमफ्रेंशियल जब हम क्या करेंगे जॉइंट की चेक करेंगे, जॉइंट का चेक करेंगे, तो हमारे एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 40% एफिशिएंसी दे रखी है, इसमें सिग्मा कितनी होगी मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 120, तो कितना हो जाएगा ऑलरेडी 48 हो जाएगा, तो 48 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इसमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ द हुप स्ट्रेस होता है ना। तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं, सबसे पहले सिग्मा विल बी इक्वल टू सिग्मा क्यों प्रेशर लिख देते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना 48 डिवाइडेड में कितना आ जाएगा डायमीटर कितना है हमारे पास 2250, राइट। थिकनेस क्या है हमारे पास 12 है ना, 4 मल्टीप्लाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 2250, कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई 1.024 mn पर मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा है इन दोनों में से, क्या 1.024 बड़ा छोटा है या फिर 0.96 छोटा है, तो 0.96 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है स्मॉल है, तो सेफ के लिए हमें क्या ढूंढना था स्मॉलेस्ट प्रेशर ही ढूंढना था, स्मॉलेस्ट प्रेशर ही ढूंढना था, तो स्मॉलेस्ट प्रेशर क्या हो जाएगा 0.96। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर कौन सा है सही हमारा, 2 आंसर होने चाहिए वैसे यहाँ पे पॉइंट देखो 1 पॉइंट हमारे पास कितना था 1.02 भी था और 0.96 भी था, तो इन दोनों में से सही कौन सा हो जाएगा, डेफिनेटली हमारा 0.96 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 0.96 क्या है हमारे पास राइट आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से किया, हुप क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, और हमारा एयर ड्रम क्या है, और प्रेशर कब सेफ होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। तो हमारे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि फ्यूचर में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले हमारे थिन सिलेंडर के जितने भी स्ट्रेसेस के फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो गया, जो भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल है वर्सेस जो सर्कमफ्रेंशियल हमारे स्ट्रेसेस के कॉन्सेप्ट है, उन सबके जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने हैं आपको, प्लस साथ में जो भी फॉर्मूले हैं वो भी पढ़ने हैं आपको, क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है कि कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूले जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फोर्थ वन क्या है, स्ट्रेस का क्या फर्क होगा, स्ट्रेस वर्सेस जो प्रेशर है इन दोनों का क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, सर्कमफ्रेंशियल के लिए, तो वैसे ही आपको स्ट्रेस और प्रेशर के जितने भी हमारे क्या है इन दोनों के रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आपको ये सारा क्वेश्चन जो भी मैंने बताया हुप स्ट्रेस के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को कि द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स फॉर अ बीम ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन विल बी, क्या होगी वो, ये पूछ रहा है हमारे से। बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है हमारे से, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, ये यहां से मैंने साफ कर दिया। अब बात करते हैं इसकी क्या क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ये बोल रहा है कि जब हम बीम पे क्या कोई भी, मतलब ये बोल रहा है जो भी हमारी बीम है, मान लो ये हमारी बीम है, तो इस बीम पे जब हम शेयर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि हम साइड से पुश करते हैं, तो जब हम साइड से पुश करते हैं तो बीम के अंदर हर जगह पे ना इक्वल शेयर स्ट्रेस नहीं होता है, क्या नहीं होता है, इक्वल शेयर स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, इक्वल शेयर स्ट्रेस विल नॉट बी देयर, क्लियर हो गया कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जब भी आप किसी भी बीम पे शेयर स्ट्रेस लगाते हो तो उसकी वजह से इक्वल शेयर स्ट्रेस जो है वो एंटायरली पूरी बीम पे क्या नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, समझ में आया। टॉप पे क्या होता है, जैसे कि मैं अगर यहां से बताऊं, टॉप पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू रहती है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, 0 रहती है, और मैक्सिमम रहती है मिड स्पैन पे, यानी एक पैराबोलिक जो है स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है। अभी जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिपेंड किस पे करता है, ये बीम के क्रॉस सेक्शनल शेप पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, शेयर स्ट्रेस जो है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड अपॉन
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम। क्लियर हो गया? क्रॉस सेक्शनल जो शेप है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया आपको? ठीक है। अभी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी बीम के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है, ये देखते हैं। जब हम बीम के अंदर अगर आप मान लो कोई भी हमारे सर्कुलर शेप है, कोई भी बीम में कोई भी सर्कुलर शेप में अगर हमारे पास बीम आती है, जैसे कोई पाइप होगी, कोई रॉड होगी, या फिर कोई वुडन पोल हो गया, तो उन सब में हो क्या रहा है, जो भी हमारा शेयर स्ट्रेस है उसका पैटर्न ना कुछ अलग होता है कि सेंटर में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है। और जब हम टॉप की बात करते हैं तो टॉप में भी क्या देखने को मिलता है, हमको जीरो शेयर स्ट्रेस में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो हम इसके सेंटर में क्या बोल सकते हैं कि एट सेंटर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है देखने को मिलती है, यानी टाउ मैक्स जो है एट सेंटर में देखने को मिलता है। और एट द एजेस क्या देखने को मिलेगा, एट द आउटर एजेस लिख दूंगा, और एट द आउटर एजेस विल बी इक्वल्स टू 0। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। अभी क्या ग्रेजुअली वेरी करता है, और सेंटर पे हमारे पास मैक्सिमम होता है, और एट द एजेस आउटर एजेस पे वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया? ठीक है। तो अगर हम बात करें एवरेज की, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे। अगर मैं बात करूँ किस पे, टाउ एवरेज की, अगर मैं बोलूं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरेज शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो एवरेज शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ एवरेज इज इक्वल्स टू V अपॉन A। ठीक है, ये होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, और स्पेशली उसमें किसमें, फॉर अ सर्कुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उस केस में, सर्कुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उस केस में जो हमारे पास टाउ मैक्स होता है, यानी क्या शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम क्या होता है, दैट इज 4/3 ऑफ द टाउ एवरेज। क्लियर हो गया? 4/3 ऑफ द टाउ एवरेज, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3, और टाउ एवरेज क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय V अपॉन A। क्लियर है? अब ये जो 4/3 है ना, ये क्या है, फैक्टर है, स्पेशली किसके लिए, जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल के लिए यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस क्या है, हमारे पास पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। दैट इज व्हाई इट इज द 4/3 इज द सेफ्टी फैक्टर, किसके लिए, स्पेशली फॉर द सर्कुलर सेक्शन के लिए। समझ में आया इतना? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 V अपॉन A जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई। अभी जो 4/3 इसके साथ में और चीजें बताता हूं, जैसे कि अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने किसकी बात की थी अभी, सर्कुलर की। तो सर्कुलर के लिए आपको पता लग गया। लेकिन साथ में अगर मैं रेक्टेंगुलर के लिए बात करूं तो रेक्टेंगुलर के लिए जो टाउ मैक्स होती है वो कितनी होती है, दैट इज 1.5 V अपॉन A। समझ में आया रेक्टेंगुलर के लिए क्या है ये, है ना? इसके साथ में आपको ये भी पता लग गया ना, साथ में टाउ मैक्स फॉर द सर्कुलर के लिए भी लग गया पता, और टाउ मैक्स फॉर द रेक्टेंगुलर के लिए भी लग गया पता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा हमारे क्वेश्चन में कि द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स फॉर अ बीम ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन विल बी इक्वल्स टू 4/3 V अपॉन A। समझ में आया इतना सा पॉइंट? तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, जब हम बात करते हैं V अपॉन A की, तो V क्या है यहाँ पे, इट इज नॉट वेलोसिटी। कई लोग क्या सोचते हैं कि ये वेलोसिटी है, इट इज द क्या, ये हमारे पास शेयर फोर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर V जो है दैट इज इन न्यूटन में है, न्यूटन का क्या है, ये शेयर फोर्स, इट इज अ शेयर फोर्स। ठीक है ना? तो ये क्या है, शेयर फोर्स है। और साथ में A क्या है, ये तो आपको बताइए, mm स्क्वायर में क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल क्या है, एरिया। समझ में आपको? क्यों? क्योंकि जो टाउ होता है वो क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तभी तो आएगा हमारे पास ये कि टाउ एवरेज इज इक्वल्स टू V अपॉन A। समझ में आया पॉइंट? और टाउ मैक्स फॉर द सर्कुलर सेक्शन के लिए पता लग गया कि 4/3 क्या है, सेफ्टी फैक्टर साथ में आता है क्रॉस सेक्शन के, और 1.5 V अपॉन A विल बी फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर का है चाहे हमारे पास किसके, सर्कुलर का है, तो ये दोनों में आपको सही से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सही है हमारा आंसर। राइट? समझ में आया? अब फ्यूचर में क्या पूछ सकता है, हमारी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने ये बताया, एक ये बताया, तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं सबको मिटा देता हूँ। क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए पढ़ने के लिए, कि हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर में क्या क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे कि आपसे शेयर स्ट्रेस के बारे में पूछा था, तो जो भी हमारे पास शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंपॉर्टेंट है। अब रेक्टेंगुलर का क्या है वो मैंने बता दिया, और सर्कुलर का क्या है वो भी मैंने बता दिया, 1.5। ठीक है, और इसका क्या है 4.5। ठीक है, V अपॉन A जो है वो आपको तभी लग जाएगा पता है जब आपको शेयर के बारे में पता होगा। समझ में आया ये दोनों पॉइंट कि ये क्या है। दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, दूसरा पूछ सकता है हमारा शेयर स्ट्रेस के बारे में, साथ में जो भी हमारी बेंडिंग होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कब कब लगेगी, क्या उसके डिजाइन कंट्रोल वगैरह होंगे, तो वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहीं से पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा क्या है कि देखो SFD और BMD आपको पता होना चाहिए, प्लस BMD, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि शेयर फोर्स डायग्राम हो गया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। क्लियर हो गया? और जो टॉर्शनल रहता है हमारा, टॉर्शन इन अ सर्कुलर शाफ्ट जो है वो भी एक तरह का क्या है, इसी से रिलेटेड एक लिंक्ड टॉपिक है जो कि आपको साथ में पढ़ना है। समझ में आए तीनों पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, कंसीडर रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन हैविंग अ ओवरऑल विड्थ B एंड ओवरऑल डेप्थ D, यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है, B है, और ओवरऑल डेप्थ जो है D है, एंड लेट द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द सिमेट्रिकली प्लेस्ड होल बी B एंड D रिस्पेक्टिवली। देन द सेक्शन, ये बोला कि देखो बीच से हमने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। क्लियर हो गया? देन द सेक्शन मॉडुलस की बात की जा रही है, Z विल बी इक्वल्स टू, ये Z की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इस सबको मैं मिटाता हूं, क्या बोलना चाह रहा है ये, कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, अब उस रेक्टेंगुलर सेक्शन को आपने बीच से काट दिया, तो बीच से अगर जो आपने काट दिया है तो उसके सेक्शन मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा और कैसे निकालोगे, वो हमसे पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने पहले ही बताया, लेकिन अब मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये तो पता लगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये जानना कि ये क्वेश्चन जो है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि ये क्वेश्चन बोला है कि एक रेक्टेंगुलर आपके पास हॉलो बीम है ना, हॉलो बीम के बारे में, मतलब एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, रेक्टेंगुलर शेप का है, और अंदर एक क्या है, छोटा सा रेक्टेंगल का होल किया है, यानी हॉलो बीम है ना। बीम क्या होती है, बीम तो पता ही आपको, जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं जो कि लोड को सपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली होते हैं। हॉलो क्या मतलब अंदर से खाली। क्लियर हो गया? तीसरा क्या है कि एक हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह इस तरह से, और अंदर से क्या कर दिया आपने, खाली कर दिया। और पूछ रहा है कि हमारे पास जो Z है, यानी हमारे पास Z क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय max, है ना, यही होता है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, ये Z क्या होता है बेसिकली,
सेक्शन मॉडुलस मतलब कि ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसकी, क्रॉस सेक्शन की होती है, जो हमें को क्या बताता है कि कितना रेजिस्टेंस जो है वो बीम को है बेंडिंग के अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा कि जो बीम है वो कितना रेजिस्ट करेगी, अगर आप उसमें मतलब कितना रेजिस्ट करेगी, उसको कौन दिखाएगा, सेक्शन मॉडुलस दिखाएगा कि बीम जो है हमारा रेजिस्ट बेंड होने में जो हमारा रेजिस्ट अगेंस्ट जो उसकी रेजिस्टेंस देगी उसी को सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। यानी अगर जिस z की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, हमारी बीम क्या है, स्ट्रांग है, बीम विल बी स्ट्रांग ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमारे को कि बीम उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा स्ट्रांग होगा अगेंस्ट दी बेंडिंग, किसके लिए, अगेंस्ट दी बेंडिंग। तो यही चीज कौन बताता है, सेक्शन मॉडुलस बताता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आई क्या है, वाई मैक्स क्या है, आई होता है हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या बताता है, ये एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि एरिया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड, तो वो कौन दिखाता है हमारे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाता है। क्लियर हो गया। यानी जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बेंडिंग। क्यों, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जेड अगर ये बता रहा है कि बेंडिंग के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, तो आई भी सेम ही चीज रेजिस्ट मतलब उसका यही चीज जो है वो ये बताएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और आई की वैल्यूज डिफरेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखो मैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इधर जैसे करते हैं थोड़ा इसको, कि आई की जो वैल्यू रहती है वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है। जैसे कि रेक्टेंगल में क्या होगी आपकी बी डी क्यूब अपॉन 12, ट्रायंगल में क्या होगी हमारी बी एच क्यूब अपॉन 36, है ना। तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको सीधा आप शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है शेप्स, ठीक है, डिफरेंट शेप्स है। पहली कौन सी है हमारे पास, रेक्टेंगल है, यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी कितनी वैल्यू रहती है, ठीक है, अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्या रहती है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर के लिए। मैंने अभी बताया था आई की वैल्यू कितनी है, बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। सेकंड ऑफ ऑल अगर मैं सर्कल के लिए बताऊं तो सर्कल के लिए क्या होती है, पाई डी का 4 अपॉन 64, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर द सर्कल। थर्ड किसके लिए, अगर मैं हॉलो सर्कल के लिए बताऊं, हॉलो सर्कल के लिए, तो वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू अंदर से खाली है तो क्या हो सकते हैं, पाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे दो डी आएंगे हमारे पास, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो D4 माइनस द इनर वाला। क्लियर हो गया। तो ये किसके लिए होगा, इसका फोर्थ क्या है हमारे पास, ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था अभी क्या है, दैट इज द BH क्यूब अपॉन 36, ठीक है। तो ये सब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिफरेंट शेप्स। क्लियर हो गया। रेक्टेंगल के लिए अभी बात करें तो हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो आप देखते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल में हम क्या बात करते हैं, ठीक है। जब हम इसकी बात करें रेक्टेंगल की, तो वाई मैक्स मैंने बता दिया था। वाई मैक्स क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारा एक्सट्रीम फाइबर्स होते हैं उस एक्सट्रीम फाइबर तक जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस होती है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाई मैक्स बोलते हैं, ठीक है, टॉप का या फिर बॉटम का। क्लियर हो गया। और रेक्टेंगल के लिए जो हमारी वाई मैक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू D/2। क्लियर हो गया। D/2 क्या होती है फॉर द रेक्टेंगल, समझ में आपको, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली हमें को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो कितना होता है, BD क्यूब अपॉन 12 होता है ना। लेकिन हमारे को यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अभी आंसर दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास क्या दे रखा है, जो हमारा बाहर का है उसका जो बी है वो बी ए डी ए, अंदर वाले के लिए स्मॉल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अगर जो मैं ये निकालना चाहता हूँ सेक्शन मॉडुलस, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहता हूँ इन दोनों केसेस के लिए, तो फिर बाहर के लिए हम क्या यूज करेंगे, BD क्यूब अपॉन 12 यूज करेंगे, राइट। अब ये वाला बाहर का है और ये वाला अंदर का है, यानी पहले आप अगर जो खाली रेक्टेंगल होता है उसके लिए ये होता, अब आपको माइनस भी करना पड़ेगा अंदर वाला, ठीक है। क्यों, अगर जो हमारे पास आई क्या है वो क्या शो कर रहा है, हमारे को रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बेंडिंग दिखा रहा है ना, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है बेसिकली। तो इसको माइनस करना इतना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अब क्या है, तुम्हारे मान लो कि तुम्हारे पास कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है, अब उस कार्डबोर्ड को तुम बेंड करो नहीं हो पाएगा, तुमने बीच का हिस्सा काट दिया ताकि तुम वेट कम कर लो। अब जो इसकी रेजिस्टेंस है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गिर रही है ना, क्यों हो रही है, क्योंकि उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो मॉडल जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली वो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अंदर वाले के लिए क्या है, BD क्यूब अपॉन 12। समझ में आया क्यों किया, ये चीज मैंने आपको बता दी। मतलब आज सोचो कि जो हमारे पास कार्डबोर्ड है, अब इस कार्डबोर्ड का जो हमारे पास ये जो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड क्या रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, और बीच का आपने क्या काट दिया, थोड़ा सा पार्ट इसका काट दिया, ठीक है। अगर ये सॉलिड रेक्टेंगल होता बिना किसी काटे हुए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उस टाइम पे, BD क्यूब अपॉन 12 होता। लेकिन अब आपने अंदर का मटेरियल इसका बाहर निकाल दिया, तो इसकी वजह से जो बीम का स्टिफनेस है यानी कि है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा स्टिफनेस, और जो इसकी बेंडिंग की अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी वो भी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की जो एबिलिटी थी वो भी क्या कम हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हमारे पास जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उस सेक्शन के लिए जहां पे रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या है हमने बीच से काट दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। हमारे पास क्या आएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल्स टू BD क्यूब अपॉन 12 माइनस ये वाला क्या हो गया हमारे पास, BD क्यूब अपॉन 12, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता लगा क्या आ गया हमारे पास, यानी अगर जैसे लिखूं I विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा आउटर का सॉलिड है उससे हम बात माइनस क्या कर रहे हैं, इनर का सॉलिड। समझ में आया ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस, तो यही चीज जो है यहाँ पे आपको बतानी है। अब सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, I अपॉन वाई मैक्स। क्लियर हो गया, I अपॉन वाई मैक्स। अब वाई मैक्स क्या है फॉर द रेक्टेंगल, ये चीज मैंने आपको बता दी, दैट इज D/2, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे डी आ गया हमारे पास, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, BD क्यूब माइनस BD क्यूब अपॉन 60। डी है ना यहाँ पे लिखा हुआ, डी किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारे इनर वाले के लिए यूज हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डी जो है हमारे आउटर के लिए यूज हुआ, आउटर वाले के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, BD क्यूब माइनस BD क्यूब अपॉन 60। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आया। और कभी भी डी जो है वो इनर वाले का कभी नहीं लेते, हमेशा किसका लेते हैं, बाहर वाले का लेते हैं। इतना छोटा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन है आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए। दूसरा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि फ्यूचर में क्या क्या पूछा जा सकता है। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या है, जो हमारी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है ना, फ्लेक्सुरल जो हमारी फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है, बेसिकली फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है वो पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू m/2, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया थोड़ा सा, पर ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई भी आई बीम हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
टी बीम हो गया, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट, जैसे आई बीम, टी बीम और साथ में क्या जो भी हमारे सर्कुलर है वो सब जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आई का रिलेशन क्या है, मॉडुलस ऑफ जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे सारे आपको इसी के साथ जो है वो पढ़ने, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट सेक्शन, वो चीज मैंने आपको बता दिया, तो वो भी पढ़ने कि रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, सर्कल के लिए क्या होगा, हॉलो शेप्स के लिए क्या होगा, तो वो इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। दूसरा जो भी न्यूट्रल एक्सिस है उसके क्या कॉन्सेप्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। फिफ्थ क्या हो गया, जो भी हमारी बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट साथ में वर्सेस द हमारे शेयर फोर्स डायग्राम एसएफडी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीएमडी भी लिख सकते हो, बेंडिंग मोमेंट लिख दो, बेंडिंग मोमेंट वर्सेस द शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन था, है बस आपको थोड़ा सा आई का पता होना चाहिए था, इनर और आउटर का पता होना चाहिए था, उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो।